ओके, सो गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो, लास्ट क्लास में है ना, मतलब कल के क्लास में हम लोगों ने लिंकेज के बारे में पढ़ना शुरू किया था, है ना। और लिंकेज के बारे में मैंने ये आपको बात, बहुत सिंपल बात बताई थी कि एक क्रोमोसोम ही एक पूरा लिंकेज ग्रुप होता है, क्योंकि जितने भी जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग लिंक्ड कंडीशन कहते हैं या लिंक्ड जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है बच्चों टाइप ऑफ लिंकेज, ठीक है। तो कितने प्रकार के लिंकेज है ये हमें पढ़ने हैं एक्चुअली। देखो, इसमें हम लोग बोलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और द अब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर हम लोग लिंकेज के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, कि क्रॉसिंग ओवर होगा या नहीं होगा। देखो, अगर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस है तो हम लोग उसे बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। और अब देखो, ऐसा है कि क्रॉसिंग ओवर होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं, मतलब 0% क्रॉसिंग ओवर चांसेस है, मतलब यार उनका लिंकेज तो, उनका बंधन बॉन्ड जो बना हुआ है वो तो बहुत 100% मजबूत है। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डेफिनेटली वो है टाइप्स ऑफ लिंकेज। और जब हम लोग टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कंसिडर करना है कि उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है या नहीं होता है। तो उस बेसिस पे देखो, पहला टाइप है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। पहला टाइप क्या है? कंप्लीट लिंकेज। अब यार देखो, कंप्लीट लिंकेज एक बहुत ही वेरी मतलब रेयर प्रोसेस है, मतलब कंप्लीट लिंकेज हमें ऐसे तो देखने को मिलती नहीं है, वेरी रेयर। अब ये कब पॉसिबल है? व्हेन क्रॉसिंग ओवर इज अ टोटली absent। जब क्रॉसिंग ओवर पूरी तरह से absent होगा, व्हेन क्रॉसिंग ओवर इज टोटली absent बिटवीन एनी टू जीन विच आर कंसिडर्ड फॉर स्टडी। तो अगर सपोज आपने कोई भी दो जीन ले लिए, ठीक है। अब वो दो जीन डेफिनेटली बेटा मान लेते हैं कि एक आपका एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम है ह्यूमन बीइंग के, ह्यूमन मेल का। तो नॉन होमोलॉगस पार्ट तो कभी भी बेटा क्रॉसिंग ओवर करता ही नहीं है, ठीक है। देखो, क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलॉगस जो पार्ट होता है उसी में होता है। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि देखो, जो एक्स और वाई क्रोमोसोम में दो आर्म होते हैं, एक है ना, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम का जो वन अपर आर्म है वो कहलाता है डेफिनेटली बेटा ऐसा आर्म है बच्चों जिनमें क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकता। हाँ, इसका मतलब उसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट होंगे, जो भी जीन वहां पे प्रेजेंट होंगे, वो सारे जीन ऐसे होंगे जो बेटा कंप्लीटली लिंकेज में आते हैं। तो ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही हमें हमेशा मिलेंगे, वेन एवर यू सी, सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमको मिलते हैं। अब इन चीजों को धीरे धीरे ही हम लोग समझेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो 100% लिंकेज होगा भाई, है ना। 100% लिंकेज एंड नो न्यू कॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नो न्यू कॉम्बिनेशन इन ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। मतलब 0% क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी है, क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं, क्योंकि जो जीन प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है ऑन दी नॉन होमोलॉगस पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के फॉर्मेट में अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला है, मेल ड्रोसोफिला या तो फीमेल सिल्क वर्म, ये सब वही चीज है यार, मतलब जिनमें ये एक्स वाई वाला जो कार्यक्रम होता है ना, हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आज ही पढ़ेंगे। तो जब बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन में यही चीज होती है यार, है ना। ये हमें समझना है। देखो, जब भी कंप्लीट लिंकेज होगा दोनों जीन के बीच में, मान लेते ये मैंने अभी जैसे कल मैंने आपको बेटा सॉल्व करके दिखाया था, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब ये लिंक्ड जीन है, मतलब कंप्लीटली लिंक्ड जीन है। और मान लेते हैं बच्चों कि ये जो जीन है जो मैं आप यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखो, ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। और इन क्रोमोसोम के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ कैपिटल बी है, यहाँ स्मॉल ए है और यहाँ पे स्मॉल बी है। तो देखो, अगर मान लेते कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकता, तो हमें हमेशा सिर्फ दो ही टाइप के गैमेट मिलेंगे, या तो कैपिटल ए कैपिटल बी और दूसरा बेटा स्मॉल ए स्मॉल बी, यही दो टाइप हमको मिलेंगे। इसके अलावा कोई दूसरे प्रकार का गैमेट हमें मिल ही नहीं सकता। हाँ, अगर उनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो ही हमें चार प्रकार के गैमेट मिल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ए और बी ये दोनों जीन एक यूनिट जैसे काम कर रहे हैं, सिंगल यूनिट जैसा काम कर रहे हैं। इसीलिए सिर्फ मोनोहाइब्रिड रेशियो देंगे
ऑल्दो वहां पे 2 जीन है, दे विल शो द मोनोहाइब्रिड रेशियो। तो देखो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है बच्चों, यहाँ अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो मैंने तो कहा था कि 4 प्रकार के गैमेट बन सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ये 1/4 1/4 1/4 ये प्रोबेबिलिटी आएगी। और अगर बेटा कंप्लीट लिंकेज होगा तो वही हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल ए स्मॉल ए अगर होने पे वो सिर्फ बेटा एक ही टाइप ये दिखाएगा। मैंने आपको ये कल सिखाया भी था, जस्ट टोल्ड यू कि यहाँ जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो ये अलग यूनिट है बच्चों, ये अलग यूनिट, ये अलग यूनिट है, तो 2⁻² होगा। बराबर है, बराबर। तो बेटा 4 आ जाएंगे टाइप आपको। यहाँ पे देखो अगर ये बेटा क्या है, लिंक्ड है, तो ये एक ही यूनिट होगा, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन दिख तो रही है बट वो सिंगल यूनिट कहलाया जा रहा है, तो यहाँ पे हमें 2 ही टाइप मिलेंगे, 2⁻1 होगा। सो दिस इज व्हाट द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस, नॉर्मल मुद्दा है, बहुत ही सिंपल है। तो देखो रेशियो ऑफ कंप्लीट लिंकेज इज फिक्स्ड, है ना। तो जो भी कंप्लीट लिंकेज हमें देखने को मिलता है वो हमेशा उतना ही आएगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, है कि नहीं, कभी चेंज ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगा तो चेंज होगा ना रेशियो, है कि नहीं। तो बिल्कुल बेटा फिनोटिपिक रेशियो हो जीनोटिपिक, वो फिक्स्ड है, ऑलवेज इट इज फिक्स्ड, उतना ही आएगा, ठीक है। सो 2n जो है 2n विल नॉट बी अप्लीकेबल, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज होगा ही नहीं, ठीक है, फॉर द कंप्लीट लिंकेज, बट कैन बी यूज्ड फॉर द इनकम्प्लीट लिंकेज। तो जब बेटा हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे, व्हेन वी स्टडी अबाउट द इनकम्प्लीट लिंकेज, तो हाँ उसमें हम लोग बेटा, है ना, ये जो 2n मतलब n इज इक्वल टू, है ना, 2 कंसिडर करके हम वहां पे 4 प्रकार के गैमेट बना सकते हैं इन इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में जिस तरह से कल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, जब भी कंप्लीट लिंकेज होगा तो बेटा बोथ द जीन्स विल बिहेव एज ए सिंगल यूनिट, they will not be separated from each other, they are very close to each other। So irrespective of the number of gene, कितने भी जीन हो, मैंने कहा ना कल करके दिखाया था, मैंने 3 जीन लिए, 4 जीन लिए, 4 जीन का भी एग्जांपल करके दिखाया, 4 जीन अगर मान लेते कंप्लीटली लिंक्ड है, तो irrespective of the number of gene, if all the genes are completely linked, then the results will be of monohybrid ratio, है ना, हमेशा वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही देंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी, ये सारे लिंक्ड है, कंप्लीटली लिंक्ड है, तो मैं बोलूंगा कि इनका मोनोहाइब्रिड रेशियो आएगा। इनका जो अगर हम क्रॉस भी करा देते हैं तब भी बेटा रेशियो आएगा 3:1, रेशियो विल बी 3:1, ठीक है। कल का क्लास जिसने नहीं किया है उसके लिए बेटा थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ये मैं तो समझता हूँ, आप भी समझो, है ना। तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि देखो अगर हम मान लेते हैं इन ए प्लांट, यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ए प्लांट जीन ऑफ हाइट इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द फ्लावर कलर का जीन। 2 जीन की बात हो रही है, एक है हाइट का जीन और दूसरा फ्लावर कलर जीन। अब क्या किया हमने, एक प्योर टॉल प्लांट एंड कलर्ड फ्लावर्ड प्लांट इज क्रॉस्ड विद द डॉर्फ एंड व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट, हमने ये किया। देन फाइंड आउट द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। अब आपको फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकालना है। यार 2 जीन देने दो, 4 जीन देने दो, 10 जीन देने दो, बट अगर वो लिंक्ड है, अभी यहाँ पे जो बेटा आपने वर्ड पढ़ लिया, अगर ये कंप्लीटली लिंकेज है बच्चों, तो बताओ फिनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा, मोनोहाइब्रिड का रेशियो आएगा। जीनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा, मोनोहाइब्रिड का रेशियो आएगा। सो इफ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ कैसे, देखो F1 की है ना, जब सेल्फ किया जाएगा एंड व्हेन F1 इज टेस्ट क्रॉस, दोनों कंडीशन में क्या आ जाएगा बेटा, सेल्फिंग करेंगे तो 3:1 रेशियो आता है, और टेस्ट क्रॉस करते हैं तो 1:1 रेशियो आता है। यहाँ तक तो मैंने आपको बार बार बताया है। मोनोहाइब्रिड का है ना बेटा, मोनोहाइब्रिड का बेटा है ना, सेल्फिंग करते हैं तो 3:1 रेशियो आएगा मेंडेलियन, ठीक है, और टेस्ट क्रॉस करते हैं तो 1:1 रेशियो आएगा मेंडेलियन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा उन्होंने दिया है कि देखो एक तो टॉल प्लांट है, कलर्ड प्लांट है, ठीक है, दैट्स इट, दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं,
ये भी लिख सकते हैं, कल मैंने समझाया था मैंने वाइल्ड टाइप को या डोमिनेंट को बेटा हम लोग प्लस 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 लिख सकते हैं, दैट वी कैन डू। तो बेटा अगर ऐसा लिखा है तो इसके क्या होंगे, देखो यहाँ पे ऑल्दो दो जीन है, मतलब ये कंडीशन ऐसी है बच्चों, ये कैसा लिखा हुआ है, ये कैसा है, ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल सी है, और ये कैसा है स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल सी। अब क्या है बेटा, ये देखो इनके तो चाहे लिंक्ड हो नहीं हो तब भी बेटा, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है तो एक ही टाइप का गैमेट मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल टी स्मॉल सी। बट हमें F1 जनरेशन क्या मिलती है बच्चों, we'll get the F1 generation this one, capital T small t capital C small c, this is what the F1 generation, ये F1 जनरेशन हमको मिलती है। और जब हमको ये F1 जनरेशन मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो एक्चुअली ये ऐसा नहीं मिला, ये ऐसा मिला है हमको, क्योंकि ये देखो क्रॉसिंग और हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये कैपिटल टी कैपिटल सी एक क्रोमोसोम पे है, दूसरा स्मॉल टी स्मॉल सी दूसरे क्रोमोसोम पे है। अब इसका सेल्फिंग भी करा दोगे आप लोग, तो सेल्फिंग कराने से क्या हो जाएगा, सेल्फिंग कराने से देखो इसमें दो ही प्रकार के गैमेट बनेंगे, मतलब ये वाला जो चीज मिली है ना कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हमें जरूर मिली है, फिर भी इसके चार प्रकार के गैमेट नहीं मिलते क्योंकि ये कंप्लीटली लिंक्ड है, तब भी इसका ये मिलेगा ये और ये ही मिलेगा। और जब अगर ऐसा मिलता है तो व्हाट विल गेट, देखो ये हमें मिलेगा टॉल कलर्ड टॉल कलर्ड टॉल कलर्ड एंड डार्क कलरलेस, ये मिलेगा। तो देखो फोनोटिपिक रेशियो तो 3:1 आ गया, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आ गया, ऑल्दो वी हैव कंसीडर्ड टू जीन्स टू कैरेक्टर्स, ठीक है, दो कैरेक्टर कंसीडर करके भी मोनोहाइब्रिड रेशियो आया, डायहाइब्रिड नहीं आया, 9:3:3:1 नहीं आया। क्यों, क्योंकि दोनों ही जीन जो है वो लिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बहुत पास पास में है, कंप्लीटली उनमें क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं रहा। इतना सब करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब अगर आप यू आर टू क्लेवर यू नो वन गोल्डन रूल, all the completely linked genes show the monohybrid ratios, खत्म बात। तो अगर मैंने यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड भी दिया होता, तीन कैरेक्टर भी दिए होते और बोला होता कि तीनों कंप्लीटली लिंक्ड है, तब भी हमें रेशियो क्या आता बेटा, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 ही आता, ठीक है, बिकॉज दो ही गैमेट बनते हैं, दो टाइप के गैमेट बनेंगे, ठीक है। सेम वे अगर मैं टेस्ट क्रॉस के बारे में भी पूछता हूं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी एग्जामिनेशन में ये सब थोड़ी करते बैठोगे तुम, तुरंत आंसर देना है। तो तुम्हें पता है यार कि जितने भी कंप्लीटली लिंक्ड जीन होते हैं वो मोनोहाइब्रिड रेशियो शो करते हैं। तो टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है भाई, सर टेस्ट क्रॉस रेशियो मोनोहाइब्रिड का 1:1 होता है, बाश शाबाश, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, उतना ही आएगा क्योंकि मोनोहाइब्रिड जैसा आएगा। अच्छा, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो सर जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 ही होता है, तो बढ़िया, यहाँ पे क्या आएगा सर 1:1 ही आएगा। तो आपको पॉइंट समझ में आया, मैंने 100 जीन ले लिया ना, 100 जीन, और बोला कि 100 के 100 जीन सारे के सारे कैसे हैं, कंप्लीटली लिंक्ड है, तब रेशियो क्या आ जाएगा 3:1 सेल्फिंग का, और टेस्ट क्रॉस का क्या आ जाएगा 1:1, दैट्स इट, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है, दिस इज अ गोल्डन रूल। पहला एक गोल्डन रूल मैंने बता के रखा, वो क्या था कि आप जितने भी पॉलीहाइब्रिड रेशियोज लोगे, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा ना तब का रूल है ये, जितने भी आप पॉलीहाइब्रिड रेशियोज कंसिडर करना चाहते हो, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दी ऑल द मोनोहाइब्रिड रेशियोज, ये गोल्डन रूल पहला था। जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हो रहा है, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हो रहा तो गोल्डन रूल क्या है, अपना रूल बदल जाता है। रूल ऐसा है कि if all the genes are completely linked it will show the monohybrid ratio, not the product of monohybrid ratio, just the monohybrid ratio, is it clear? अरे सबको समझ में आया, दो गोल्डन रूल समझ में आए, लिंकेज है तो मोनोहाइब्रिड रेशियो ही आएगा, कंप्लीट लिंकेज है तो, हाँ, इनकम्प्लीट लिंकेज की बात नहीं बोल रहे, क्रॉसिंग ओवर का चांस ही जगह अगर नहीं है तो बेटा दो प्रकार के, दो टाइप के ही गैमेट बनेंगे, है ना, चार प्रकार के बनेंगे नहीं। नाउ दैट इज वेरी सिंपल। अब बेटा आपको एक मैं सिंपल बाइफर्केशन यहाँ पे फिर एक बार दिखा देता हूँ ऊपर चल के, ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है
अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो मुझे पेरेंटल गैमिट जो होंगे वो 50% मिलेंगे, और जो रिकॉम्बिनेंट गैमिट मिलने की चांसेस बेटा 50% होते हैं। मतलब मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट कितना मिल सकता है, 50% मिल सकता है। बट जब कंप्लीट लिंकेज होता है तो रिकॉम्बिनेंट मिल्क को मुझे मिलते हैं 0%। रिकॉम्बिनेंट मुझे 0% मिलते हैं, ठीक है, और सारे के सारे 100% पेरेंटल मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें हमेशा ये याद रखना है कि जब भी इनकम्प्लीट लिंकेज होगा तो उसका क्या मतलब है, तो वो कहीं पे यहीं पे बीच में है। ठीक है, देखो, कंप्लीट लिंकेज 100% लिंकेज है, ठीक है, 100% पेरेंटल। यहाँ पे हमें कंप्लीट लिंकेज में 100% पेरेंटल ही मिलता है। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये देखो, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, बस ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है। इसके केस में अभी देखो, अगर मान लेते हैं यहाँ पे है ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो बेटा ये देखो, ये सब 1/4 रेशियो में मिलेगा। मान लेते हैं कि ये पेरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये बेटा रिकॉम्बिनेंट है, और ये वाला पेरेंटल है। तो पेरेंटल मुझे मिलते हैं 50% और रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं मुझे 50%। ये होता है इंडिपेंडेंट। तो ये लिमिट्स है, दोनों दो छोर पे ही है, दो एंड पे है। अब बीच में जो आएगा वो होगा इनकम्प्लीट लिंकेज। तो मैंने बार बार कहा है, मैं 4 बार 5 बार रिपीट करता हूं अभी यहाँ पे। इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब है कि जहां पे रिकॉम्बिनेंट्स हमें 50% से कम मिलेंगे, ठीक है, लेस देन 50%, बट मोर देन 0%, दैट इज व्हाट द पॉइंट। ठीक है, कैन आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन? जब कंप्लीट लिंकेज होगा तो हमें कितने रिकॉम्बिनेंट मिले रहे यहाँ पे? हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट? कितना परसेंट मिलता है रिकॉम्बिनेंट का? आंसर इज सर 0%। एक भी रिकॉम्बिनेंट नहीं मिलता। बहुत बढ़िया, मतलब सारे पेरेंटल मिलते हैं। अच्छा, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो ज्यादा से ज्यादा कितने रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं? सर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 50% रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं। अच्छा, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट इसके बीच में आता है? हाँ सर, इसी के बीच में आता है। मतलब ही क्या सर? जब रिकॉम्बिनेंट है जो 50% से कम मिले और 0% से ज्यादा हो, तो ना वो कंप्लीट लिंकेज है और ना ही वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो यहाँ पे आप बेटा पॉइंट को समझते हैं। तो मुद्दा क्या है बच्चों? देखो, मुद्दा तो है, अब यहाँ पे अगर देखो, हम लोगों ने एक और क्वेश्चन लेना है। इफ ऑल द 4 जीन ऑफ ए प्लांट, है ना, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसा कल लिया भी था। If all the 4 genes of a plant with the whatever genotype is given are completely linked, यहाँ पे सीधा सीधा ही दिया है, are completely linked, then write down the genotype of its a pollen grain। मतलब जो उसके हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे, ये जो भी हैप्लॉइड बनेंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा। ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे ये हमें समझना है कि देखो, यहाँ पे ये मैंने अरेंज किया तो कैपिटल ए कैपिटल ए, ठीक है, ये दोनों है, या तो दूसरा है कैपिटल बी स्मॉल बी है, एंड देन कैपिटल सी स्मॉल सी है, और बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल डी है। अब हम लोगों ने सीधा सीधा यहाँ के अरेंजमेंट इसको कंसिडर किया। इन कंप्लीट लिंकेज गैमेट्स विल बी ऑलवेज बी ऑफ 2 टाइप्स इन हेटेरोजाइगस। बट ऑलवेज बी ऑफ 2 टाइप्स का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कल मैंने ये पॉइंट क्लियर किया था कि जैसा पेरेंटल में है वैसा ही होगा। मान लेते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मेरे पास इसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि पेरेंट में ऐसा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, ओके, कैपिटल सी है, कैपिटल डी है, और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर बेटा होमोलोगस पे कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और कैपिटल डी है। तो मुझे ऐसे ही कमिट मिलेंगे बस, क्योंकि कोई क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं। बट मान लेते हैं इसके अलावा, अदर देन दिस, अगर बेटा ये कॉम्बिनेशन ऐसा हो तो ये कैपिटल बी का मैं पोजीशन बदल देता हूं। अगर पेरेंट में बच्चों, अगर पेरेंट में यहाँ स्मॉल बी और यहाँ पे कैपिटल बी होता तब भी, तो पेरेंट में जो चीज प्रेजेंट है, पेरेंटल लिंकेज में जो चीज प्रेजेंट है वही आएगा। मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही 100% आएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है बच्चों, समझ रहे हो क्या? ये आ सकता था ना, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, ये भी है। ठीक है, यहाँ पे है ना सिस या ट्रांस ऐसा कुछ बोल नहीं रहे, इसीलिए मैंने कल भी करके दिखाया था सिस ट्रांस अरेंजमेंट को। तो दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी इफ ऑल द 4 जीन्स ऑफ अ प्लांट with the capital A, capital B, small b, ये सब are completely linked,
देन राइट डाउन द जीनोटाइप ऑफ इट्स पोलन ग्रेन। तो ये एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके जीनोटाइप की, पोलन ग्रेन की। मतलब ये दो पॉसिबिलिटीज है, बट या तो ये आएगा और या तो ये आएगा। मतलब जिस तरह का पेरेंट में कॉम्बिनेशन होगा, लिंकेज होगा, वैसा ही गैमेट्स में आएगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट। यस एवरीवन क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आप पूछो बेटा ये, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने नहीं पूछा तो गए। मैं यहाँ पे साउंड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, देख चलो। तो यू कैन आस्क। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे चलते। अभी इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब कौन बता सकता है क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, रिकॉम्बिनेंट जो है क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बताओ। कंप्लीट लिंकेज में 0% आता है, 0% क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेंट। तो इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब बेटा देखो, ये मोस्ट कॉमनली लिंकेज हमें देखने को मिलता है, कॉमन चीज है ये। When crossing over is present between any two genes is maximum 50%, 50% क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी होगी, विच इज, है ना, ग्रेटर देन 0%। 0% नहीं होनी चाहिए, 0% है क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, मतलब कंप्लीट लिंकेज है। इट शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0%, ठीक है। तो ये एक मुद्दा है जो हमें समझना है। सो मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड लेस न्यू कॉम्बिनेशन हमको मिलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो इक्वल पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। जितने पेरेंटल मिलते हैं उतने ही रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। जब कंप्लीट लिंकेज होता है तो सारे बेटा पेरेंटल मिलते हैं, रिकॉम्बिनेंट एक भी नहीं मिलता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा पेरेंटल मिलेंगे और थोड़े बहुत रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे, दैट्स इट। तो जब हम इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में बात करते हैं, देखो ये वाला हमारे पास में कॉम्बिनेशन है ट्रायहेब्रिड, और बोल रहे हैं कि इनके बीच में इनकम्प्लीट लिंकेज है। अभी जैसे इनकम्प्लीट लिंकेज है तो यार देखो पॉसिबिलिटी है कि ये देखो, ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल है मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी, ये पेरेंट है। एंड देन यहाँ पे देखो स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो बेटा हमें जो है ना, ज्यादा करके मान लेते हैं ये हमें मिलेगा 70% और बाकी 30% रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे। मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि 50-50% मिला, पेरेंटल 70% मिला और रिकॉम्बिनेंट 30% मिला। ठीक है, पेरेंटल हमेशा बेटा 50% से ज्यादा होगा, 50% से ज्यादा होगा, लेस देन 100%। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट जो है बेटा वो इट इज ऑलवेज लेस देन 50% और मैक्सिमम 50% हो सकता है, बट ऑलवेज ग्रेटर देन 0%। ठीक है, सो ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगर हम लोग देखें तो देखो, अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं तो हमें ये जो पेरेंटल है यही मिलता रहेगा। बट अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो बेटा क्रॉसिंग ओवर होने से हमें ये रिकॉम्बिनेंट्स मिल सकते हैं, दिस रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे, नहीं तो बेटा हमें सिर्फ पेरेंटल ही मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे एग्जाम्पल सेट कर दिया आपके सामने। ठीक है, एग्जाम्पल सेट कर दिया मैंने, है ना। बहुत नॉर्मल अगर मैं ये बोलूं बच्चों, मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ, देखो मैं अगर ये बोलूं कि पेरेंटल बेटा 50% मिल रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट 50% मिल रहे हैं, तो आपके दिमाग में कौन सा कंसेप्ट आता है? आपके दिमाग में कौन सा कंसेप्ट आता है? मेरे दिमाग में आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है सर। समझ रहे हो, है ना, बराबर। मैंने कहा नहीं नहीं, पेरेंटल मिले 80% और रिकॉम्बिनेंट मिले 20%, आपके दिमाग में क्या आता है? तो मेरे दिमाग में आता है सर यहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज चल रहा है ना। और मैंने बोला पेरेंटल 100% आए और रिकॉम्बिनेंट 0%, तो आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है सर कंप्लीट लिंकेज है। ये बात क्लियर है क्या? तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिनिमम 50% आएगा ही आएगा, मिनिमम 50% होगा, ये लिमिट है। और रिकॉम्बिनेंट जो है बेटा मैक्सिमम 50% आ सकता है, ये लिमिट है। यस, है ना। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। कितना भी फ्रीली क्रॉसिंग ओवर हो जाए, अगर दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे भी क्यों ना हो, तो भी मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट 50% ही आ सकते, 50% आ सकते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो
इनकम्प्लीट में हमें हमेशा ये याद रखना है ना, कि जब भी पैकेटीन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, अगर क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस 1 में, मतलब हमने शुरुआत यहाँ पे ली, ये देखो हमारे पास ये मैटरनल क्रोमोसोम है और ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। मैटरनल पे ए बी प्रेजेंट है, पैटर्नल पे स्मॉल बी प्रेजेंट है। अभी पैकेटीन होगा है मतलब क्या, इस तरह से बेटा वो टेट्राड बना लेते हैं, और टेट्राड का जो होता है, ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं, है ना, उनके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। अभी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब देखो, यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी रह गया, बट यहाँ पे कैपिटल ए और यहाँ स्मॉल बी आ गया, क्योंकि फ्रेगमेंट एक्सचेंज हुआ है। ऐसे ही बेटा यहाँ पे स्मॉल ए आ गया, ठीक है, और यहाँ कैपिटल बी है, तो इस तरह से चेंज हो गया, और ये तो पेरेंटल रह गया। ऑब्वियसली जैसे ही मियोसिस होगा, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये टेट्राइड इधर आ गया, ये देखो ये डायड दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए जब एनाफेज 1 हुआ, है ना, सेपरेट हो गए। इसको बोलते हैं डिसजंक्शन, करेक्ट है। मैटरनल और पैटर्नल दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए। बट आपको दिख रहा है, ठीक है, मैटरनल के, है ना, दोनों ही जो क्रोमेटिड्स है वो एक जैसे नहीं है अभी, और ना ही पैटर्नल के, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। तो हमें क्या मिलेगा, जब मियोसिस 2 होगा तो ये दो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, इससे हमें ये गैमेट मिलेगा, इससे हमें ये गैमेट मिलेगा। ये पैरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, बिकॉज ये रिकॉम्बिनेंट क्रॉसिंग ओवर हुआ इसीलिए आया। दूसरा बेटा, ये जब बेटा यहाँ से सेंट्रोमियर से सेपरेट होगा, तो डेफिनेटली बेटा आई विल गेट द रिकॉम्बिनेंट एज वेल एज व्हाट द पैरेंटल। यस, तो ये दोनों जो मुझे मिले हैं, ये दोनों जो मुझे मिले हैं, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, ये तभी मिले जब क्रॉसिंग ओवर हुआ। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो ये दोनों आते ही नहीं थे, पॉसिबल ही नहीं था भाई। ठीक है, तो इस तरह से मुझे 4 प्रकार के गैमेट मिलते हैं, बट कंडीशन अप्लाइड। क्या कंडीशन है कि रिकॉम्बिनेंट की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम 50% हो सकती है और ग्रेटर देन 0% होगी, ठीक है। और पेरेंटल जो है शुड नॉट बी लेस देन द 50%, मिनिमम 50% होंगे। दैट्स इट, दैट इज द लास्ट एक्सटेंट। आगे चलते हैं। सो कंप्लीट लिंकेज, ठीक है, जो भी हमें देखने को मिलता है, मतलब जो कंप्लीट लिंकेज होता है। अभी देखो इन ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल silkworm doesn't mean that there will be no crossing over in any gene of the chromosome, but it actually means that the crossing over will not take place in the gene which is considered to be studied. देखो हमें ये समझना क्या है कि ये जो है ना कंप्लीट इनकम्प्लीट, ये जो कंसेप्ट है ये जीन से रिलेटेड है, क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है। मैंने कोई 2 जीन ले लिए, ठीक है, उनके बीच में जब इंटरेक्शन देखता हूँ, शायद वो ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट हो, वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो बेटा होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करूँ आपको, देखो यहाँ पे मेरा कहना यह है कि देखो ये तो एक्स क्रोमोसोम बेटा ह्यूमन का हम लोग कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट है यार, ठीक है, ए बी नाम का, ठीक है, और ये देखो ये ह्यूमन बीइंग का वाई क्रोमोसोम है, यहाँ पे तो वो है ही नहीं यार। इसका मतलब ये वाला जो है डेफिनेटली आपको कभी भी कंप्लीट लिंकेज ही शो करेगा, क्योंकि इधर तो है ही नहीं जिसके साथ क्रॉसिंग ओवर हो। बट सपोज यहाँ पे अगर जीन प्रेजेंट है एक्स और वाई नाम का, और यहाँ पे भी जीन प्रेजेंट है एक्स और वाई नाम का, ठीक है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। मतलब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर कंप्लीट लिंकेज शो करने वाले और इनकम्प्लीट लिंकेज शो करने वाले जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये बिटवीन द जीन्स का फिनोमिनन है, क्रोमोसोम का नहीं। एंटायर क्रोमोसोम इज कंसिडर्ड एज अ लिंकेज ग्रुप, but it can have some completely linked genes and some incompletely linked genes. आपको समझ में आती है बात समझ में आती है, ठीक है ना, नॉर्मल है। ये जीन वाला कंसेप्ट है, 2 जीन के बीच के इंटरेक्शन के बारे में बात हो रही है। 2 जीन एक दूसरे से कंप्लीटली लिंक्ड है या 2 जीन एक दूसरे से इनकम्प्लीटली लिंक्ड है, ठीक है। हाँ, अगर वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो मैं कहता हूं कि दे आर ऑफ द सेम लिंकेज ग्रुप, वो एक ही लिंकेज ग्रुप में है। मतलब देखो कैपिटल ए कैपिटल बी एक्स और वाई, ये सारे एक ही लिंकेज ग्रुप में प्रेजेंट है, बट कैपिटल ए कैपिटल बी इनके बीच में कंप्लीट लिंकेज रिलेशनशिप देखने को मिलती है, और एक्स वाई इनके बीच में बेटा है ना इनकम्प्लीट लिंकेज देखने को मिलता है। आर यू श्योर?
ठीक है, तो तो फिर यहाँ से पे ये कौन सा? क्या बेटा, तो एक्स और वाई में इनकम्प्लीट कैसे कर बताओगे? अरे क्रॉसिंग ओवर करेगा ना इधर, क्योंकि ये वाला भी इधर भी तो एक्स और वाई है, ये तो तो होमोलॉगस फिर पेयर है ना एक्स और वाई का, नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, जहां अच्छा। होमोलॉगस पे प्रेजेंट है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बिल्कुल प्रेजेंट है। तो इफ 100% सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज क्रॉस्ड, देन द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स। मतलब देखो, अगर आप सारे जीन्स एक साथ कंसिडर करोगे तो देखा क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा इनकम्प्लीट जो लिंकेज है वो मोस्ट कॉमन है। तो बेटा अगर सारे जीन सारे क्रोमोसोम आपने क्रॉस करवा दिए, ठीक है, उनकी स्टडी करी आपने, तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द जीन जो है वो इनकम्प्लीट लिंकेज ही शो करते हैं। कंप्लीट लिंकेज एक बहुत ही रेयर फिनोमिनॉन है। अभी ऐसा क्यों है यार, दो जीन एक लोकस पे थोड़ी प्रेजेंट है ना। देखो अभी ये दो जीन है, ये मान ले कितने भी क्लोज है बेटा, ए और बी, ये कितने भी क्लोज है तब भी थोड़ा तो डिस्टेंस है यार इनके बीच में, है कि नहीं। तो बेटा 0.1% तो प्रोबेबिलिटी है क्रॉसिंग ओवर होने की, है कि नहीं है। 0% आना मतलब बड़ा मुश्किल है ना। सो इफ देर इज अ स्मॉल, थोड़ा सा भी बेटा चांस है तो हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सो व्हेन टू gametes undergo crossing over in all the germinal cells, then still 50% gamete will be parental type and 50% will be recombinant type। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वाला फंडा है जो हमें समझना है। ठीक है, अगर हम लोग मानते हैं व्हेन टू गैमेट्स, दो गैमेट्स हैं, अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में अगर उनमें हो भी जाता है, ठीक है, तब भी हमें क्या मिलता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा बच्चों, ठीक है, अगर गैमेट्स बनते वक्त है ना क्रॉसिंग ओवर हो भी जाए तो हमें पेरेंटल 50% मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट बेटा हमको 50% मिलेंगे, दैट्स इट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट मैक 50% से ज्यादा नहीं मिल सकते, पेरेंटल 50% से कम नहीं मिल सकते। मतलब ये सादी लैंग्वेज में कि अगर हम पूरी तरह से इसको स्टडी करते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा बेटा 50% रिकॉम्बिनेंट हमको मिल सकते हैं, दैट्स इट। दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल। ओके, लेट्स मूव अहेड। ये सब इतना डिफिकल्ट आपको स्टेटमेंट्स नहीं पूछते, आपको क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा वाला। अब अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को समझो, एंड कैन यू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड। सो दिस इज अ क्वेश्चन, इफ टू लिंक्ड जीन, अब यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करना, उन्होंने कोई वर्ड यूज नहीं किया लिंक्ड या इन, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। यहाँ बोला है सिर्फ लिंक्ड जीन, मतलब वो एक क्रोमोसोम के ऊपर है। If two linked genes A small a and small b shows 20% recombination between them, ठीक है, an offspring of a dihybrid cross plus 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 crossed with the small a small b produces what percentage of the various gametes। बेटा gametes का परसेंटेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हमें यहाँ पे ये बहुत सिंपली समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बेटा अगर 20% रिकॉम्बिनेंट मिले हैं तो बेटा पेरेंटल परसेंट कितना होना चाहिए रे, पेरेंटल परसेंट कितना होना चाहिए बताओ, है ना 80%, करेक्ट है कि नहीं, ये तो आपको क्लियर है। बट ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन आने के लिए बेटा दो गैमेट बनने चाहिए, और रिकॉम्बिनेंट बनने के लिए भी दो गैमेट बनने चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड दिस, है ना, पेरेंटल कॉम्बिनेशन के लिए ये एक टाइप हैगा, ये एक टाइप है जो रिस्पॉन्सिबल है, रिकॉम्बिनेंट के लिए बेटा ये एक टाइप है, ये एक टाइप है, मतलब देखो 4 टाइप ऑफ गैमेट मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, गैमेट का परसेंटेज कितना हो सकता है, ऑब्वियसली बेटा जो ऑफस्प्रिंग परसेंटेज है ना, ऑफस्प्रिंग परसेंटेज डिवाइडेड बाई 2। रिकॉम्बिनेंट मुझे बेटा 20% मिले हैं तो बेटा 20 डिवाइडेड बाई 2 मुझे 10% हर एक प्रकार का गैमेट मिलेगा। सो टू अंडरस्टैंड दिस, सपोज अगर हम ये पेरेंट ले लेते हैं, ये पेरेंट है, मतलब कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी ये पेरेंट है, क्रॉस्ड विद द स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, ये लिंक्ड जीन है। तो बेटा जो हमें जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी, जो F1 जनरेशन मिलेगी, वो होगी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, डन, ये हमें मिलेगा। बट अब ये गैमेट बनाएगा तो ये क्या करेगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा लाना चाहेगा,
क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो देखो ये प्लस प्लस हमें आएगा मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरा टाइप जो गैमेट मिलेगा वो होगा, ये हो गया स्मॉल ए स्मॉल बी। तो दिखाइए, तो ये तो पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, दोनों मिलेंगे तो 80% आएगा। मतलब हाफ हाफ करोगे तो क्या आएगा रे, इसका कितना है रे 40%, इसका कितना है बच्चों 40%। ठीक है, अगर ऑफस्प्रिंग पेरेंटल ऑफस्प्रिंग 80% है तो पेरेंटल गैमेट कितने बने होंगे, डिवाइडेड बाय 2, ऑफस्प्रिंग डिवाइडेड बाय 2, द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो वैसा ही रिकॉम्बिनेंट अगर बेटा मुझे 20% मिले हैं तो बेटा रिकॉम्बिनेंट गैमेट के परसेंटेज कितने हो गए, ऑब्वियसली बेटा, है ना। तो यहाँ पे मैं सीधा एक फंडा भी लिख देता हूं, जो यहाँ पे लिख देता हूं वो है बेटा गैमेट परसेंटेज इज इक्वल टू ऑफस्प्रिंग परसेंटेज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जब भी आपको गैमेट का परसेंटेज पूछा जाएगा, ये नीट का क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला, दिस क्वेश्चन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा अगर आपको गैमेट का परसेंटेज पूछते हैं तो ऑब्वियसली बेटा 4 टाइप के गैमेट मिल रहे हैं यार, है ना। और 4 टाइप के मिल रहे हैं मतलब आप पेरेंटल 2 टाइप में होंगे गैमेट और रिकॉम्बिनेंट 2 होंगे। तो अगर ऑफस्प्रिंग बेटा 20% मिला है रिकॉम्बिनेंट, मतलब इसका मतलब बेटा, है ना, यहाँ पे दोनों गैमेट ने इन्वॉल्व हुआ होगा तभी तो हुआ, तो इसीलिए हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। सो व्हाट शुड बी द आंसर, हमें मिलेगा बेटा प्लस प्लस 40%, स्मॉल ए स्मॉल बी भी 40%, है ना, प्लस ए विल बी 10% एंड प्लस बी विल बी 10%। दैट्स इट, दैट वाज द आंसर। अब ये क्वेश्चन आपको, आप पीवाईक्यूज देखोगे ना, सॉल्व करोगे ना, तो उसमें बेटा ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यू विल सी दिस क्वेश्चन डेफिनेटली। ठीक है, तो कैन यू कैलकुलेट द गैमेट परसेंटेज व्हेन यू हैव द ऑफस्प्रिंग परसेंटेज? यस सर, बहुत आसान है ना, अरे है ना, आसान है ना, यस है ना। तो देख लो मुद्दा यहाँ पे, अब देखो, अब गैमेट फॉर्मेशन हम लोग मैंने वैसे भी कल पढ़ा दिया था, बट यहाँ पे क्या है, यही मैंने फंडा समझाया था, जब भी गैमेट बनेगा, है ना, गैमेट फॉर्मेशन क्या है बेटा, सपोज ये कंप्लीट लिंकेज प्लस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो इसमें इनमें क्या होता है यार, देखो इफ ए एंड बी आर कंप्लीटली लिंक्ड, अगर ए और बी दोनों कंप्लीटली लिंक्ड है, यहाँ पे जैसे ये कॉम्बिनेशन दिया है, इस कॉम्बिनेशन आप देखो तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये दोनों कंप्लीटली लिंक्ड है, तो हमें क्या लेना है, ठीक है, हमें n1 इज इक्वल टू 0, n2 इज इक्वल टू 0 लेना है। क्यों, क्योंकि ये भी होमोजाइगस है, ये एक सिंगल यूनिट है फिर भी, और ये वाला जो है बेटा सी सी, ये भी होमोजाइगस है, तो दोनों मिला करके बेटा n 0 ही आएगा, तो 2 रेज़ टू द पावर n 2 रेज़ टू पावर 0, तो हमें गैमेट मिलेंगे बस यही, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, दैट्स इट। क्लियर है क्या, ये पहला वाला क्लियर है, तो जो पहली चीज क्लियर है, ये फर्स्ट क्लियर है, क्या है पहला क्लियर है ना। यस दूसरा सेकंड वाले के बारे में बात करते हैं, है ना। ये देखो, ये भूलना मत, ये है हमें पहले ही दिया है ए एंड बी आर कंप्लीटली लिंक्ड, मैंने कल भी ये सब करवे है ना कर सॉल्व किए थे, बस यहाँ पे मैं n1 n2 ऐसा यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ देखो, ये कंप्लीटली अगर लिंक्ड है तो n1 0 ही तो है बेटा, बट जो जो ये वाला है सी जीन, ये हेटेरोजाइगस है, तो n2 विल बिकम 1, और जब n2 बिकम 1 सो n इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0 प्लस 1 विल बी 1, एंड सो दैट 2 रेज़ टू द पावर 1 आए तो 2 टाइप के गैमेट मिलेंगे। अब देखो यार, ये तो बदलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी आएगा, अब उसके साथ कैपिटल सी आ सकता है या स्मॉल सी आ सकता है, तो विल गेट द 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, दैट्स इट। सेम वे यहाँ पे बेटा इसका भी हाल है और इसका भी हाल है, सेम वे। ठीक है, यहाँ देखो कैपिटल ए, फिर से यहाँ भी एक नोटिस करना है कि ऑल्दो कैपिटल ए कैपिटल बी ये लिंक्ड है, बट ए जीन होमोजाइगस कंडीशन में है और बी जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो अगर कोई एक भी हेटेरोजाइगस में है तब भी बेटा हमें अभी उसको कंसिडर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आएगा n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज ऑल्सो, ये तो है ही हेटेरोजाइगस में, तो यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 2 आ गया, तो है ना 4 प्रकार के गैमेट मिलेंगे, और मैंने ये कल करके दिखाया था आपको कैसे मिलेंगे। यस, ठीक है ना, ये ऐसा मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा, बस फिर आप कर दो, 1/4 आपको गैमेट मिलेंगे। सेम वे अगर मान लेते बेटा तीनों हेटेरोजाइगस है,
बट ए भी लिंक्ड है तो भी हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये n=1 है, तो हमें 4 प्रकार के गैमेट मिलेंगे। बट नाउ सी, जब यहाँ पे 4 प्रकार के गैमेट मिल रहे हैं तो देखो ये वाला वैसा है, ये भी आप नोटिस करो। बट यहाँ नोटिस कर सकते हो आपकी, ये देखो ये चेंज हो गया, ठीक है। और डेफिनेटली बेटा हमें जो गैमेट है वो अलग प्रकार के मिले, स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। यस, I hope it is very clear to you. If any confusion is there, please ask. तब तक मैं पानी पी लेता थोड़ा सा। ना हो, कल राहिल ने एक क्वेश्चन पूछा, सर इसका क्या यूज है? इसका यूज है, मैंने बताया था, इसका यूज है यार, मैं लिंकेज मैपिंग बना सकता हूँ, मैप कर सकता हूँ, मैं क्रोमोसोम के ऊपर पता लगा सकता हूँ कि कौन सा जीन कहाँ पे प्रेजेंट है। इसे मैं क्रोमोसोम मैपिंग या जीन मैपिंग कहता हूँ। ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है ना। आप उनको बिल्कुल मतलब समझ लोगे यार कि कैसे लोग हैं साइंटिस्ट लोग, जो चीज दिखती नहीं है उसको कैसे अज्यूम कर रहे, बताओ। तो सी व्हाट इज लिंकेज मैपिंग। और देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लिंकेज का ये जितना मैंने पढ़ा है ना, एक भी नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते। नीट में मैक्सिमम वो तो गैमिट वाला तो आया था एक बार, जो अभी मैंने बताया, गैमिट कौन से बनते हैं यही आता है, या तो ये क्वेश्चन आता है मैपिंग वाला, तो उसको बड़ा ध्यान से समझना, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है स्टुअर्ट वेंट और एक है मॉर्गन, ठीक है। अभी ये क्या बोलते हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। वो बोलते हैं कि परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर जो फ्रीक्वेंसी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। इसका सीधा मतलब है कि दो जीन है ना, जितना क्लोज होंगे उतना बेटा उनके बीच में क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी, है ना। लेस डिस्टेंस लेस क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी, मोर डिस्टेंस मोर क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी, दैट इज व्हाट द पॉइंट, ठीक है। तो देखो जब हम इनडायरेक्ट मैपिंग ये वर्ड यूज करते हैं, इट वाज बेस्ड ऑन अ रिजल्ट ऑफ द टेस्ट क्रॉस। तो हम लोग जो टेस्ट क्रॉसेस कराते थे उसके बेसिस पे हम लोग अंदाजा लगा लगा करके, अच्छा ये जीन इसके पास में होगा, वो जीन वैसे पास होगा, ऐसे हम लोग करते हैं। तो जब भी हम लोग टेस्ट क्रॉसेस करते हैं तो उसमें हम लोग लिंकेज का परसेंटेज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, अब ये स्टेटमेंट्स वैसे भी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको टू द पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें खो मत जाना, ठीक है। आफ्टर ऑल यू आर नॉट राइट नाउ द जेनेटिक साइंटिस्ट, है ना, ये बात समझो पहले तो। यू आर स्टूडेंट, यू आर लर्निंग द बेसिक्स, इसको पहले समझो। तो पहले ग्रैब करो बेसिक्स को। बेसिक यही है बेटा, बेसिक यही है कि जितना क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही उनके बीच का डिस्टेंस होगा, यस और नो। लेस द डिस्टेंस लेस द क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी, yes, more the distance more the crossing or frequency, that is what the point, vice versa. So a linkage map, ये जो linkage map होता है is a straight line, ये हम लोग स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर एक के बाद एक के बाद ये जो है अरेंजमेंट है, on which genes are arranged in a specific sequence separated by some distance which is proportional to the percentage crossing over। तो बेटा वो जो डिस्टेंस है ना दो जीन के बीच में, अभी एग्जांपल लेंगे पूरा है ना क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा, मैक्सिमम क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है बेटा, बताओ। 50%, उससे ज्यादा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, है ना। सो तो ये देखो इज देयर, वी कांट डिसाइड एक्चुअल डिस्टेंस। जगह देखो अगर 50% से ज्यादा आपको अगर क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी मिले तो यार आप डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तब हम लोग उसको टुकड़ों में तोड़ते हैं और अलग उसको अलग ढंग से सॉल्व करते हैं। तो आपके लिए आपके लेवल पे जो मैपिंग बताई गई है, थोड़ा ध्यान से, हाँ, आपके लेवल पे 11th-12th के लेवल पे जो मैपिंग बताई जा रही है वो इसी चीज को कंसिडर करके दी जा रही है कि दो जीन के बीच में क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 50% आ रही है। उसी को बेस बना करके हम सारे अभी हमारे जो भी नीट में क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। और ये पता है सबसे इजी क्वेश्चन होता है, बहुत आसान,
अभी देखो हमें फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूला क्या है, देखो 1% क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी अगर है, दो जीन लिए आपने और उनके बीच में 1% रिकॉम्बिनेंट आया, 1% रिकॉम्बिनेंट आए, 99% पेरेंटल आए, क्या हुआ, क्रॉस किया और पता चला कि 99% प्लांट्स में, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स आए वो पेरेंटल है और सिर्फ 1% रिकॉम्बिनेंट आया, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी 1% है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1% क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट। उसको मैप यूनिट मानते हैं MU, डिस्टेंस। मतलब उन दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, 1 मैप यूनिट, इतना डिस्टेंस है। ठीक है, जब हम लोग उसको 50% तक कंसिडर करते हैं तभी बेटा हम लोग क्या करते हैं, अप टू 50% उसको हम लोग सेंटीमॉर्गन ये यूनिट लेते हैं, CM। MU ये भी है, ठीक है, सेंटीमॉर्गन। ठीक है, फॉर हायर CM मतलब अगर ज्यादा हो जाए तो मैक्सिमम है ना, देखो क्रॉसिंग और वैल्यू विल बी, है ना, इट इज ऑलवेज लेस देन व्हाट द 50% और इक्वल टू 50%। ये बात को हमें याद रखना है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसमें हमें एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, हमारी एग्जामिनेशन में CM यूज नहीं करते, है ना, मैप यूनिट ये डिस्टेंस यूज करते, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट ही ये कर रहे हैं कि आप 50% के नीचे वालों के बारे में सोचो, ज्यादा नहीं सोचो, समझ रहे हो। अभी सेंटीमॉर्गन का यूज अगर बहुत अच्छे से करना चाहोगे, मतलब कैपिटल C कैपिटल M लिखना भी चाहोगे आप लोग, तो फिर 50% से ज्यादा के क्रॉसिंग वर्ड्स के लिए आता है। सो आई विल गो फॉर हियर कि हमें सिंपल रहना है। अब यहाँ देखो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार 4 बार पूछो, क्योंकि ये एवरी ईयर हर साल एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है। 4 मार्क इसके 1 मिनट के अंदर आपको आ जाते हैं, बस वंस यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। सर बोलो। हाँ, सर वो लाइन समझ में नहीं आया, नहीं समझना है ना, मैंने क्या फॉर कहा, हायर नहीं है। CM वाला। हाँ, मैंने क्या कहा, फायर फॉर हायर, हायर मतलब 50% से ज्यादा जो है, ठीक है, मैं वहां पे सेंटीमॉर्गन यूज करना शुरू करता हूँ, ठीक है। कैपिटल C कैपिटल M ऐसा मैं यूज करना शुरू करता हूँ। बट जब लोअर है उसको मैं मैप यूनिट कंसिडर करता हूँ, स्मॉल C कैपिटल M। यस। और सर और एक लाइन ऊपर वाला समझ में नहीं आया, कौन सा बेटा? ऊपर थोड़ा जाओ तो। हाँ, ऊपर, अच्छा ये हाँ वो वही 50% पॉइंट है, वाला। वही बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग 50% से ज्यादा वाला पॉइंट नहीं बोलते हैं, ठीक है, 50% के ऊपर अगर कहीं पे भी आपको रिजल्ट आया, रिक्वायरमेंट ज्यादा मिल रहे हैं, तो इस समय हम लोग क्या करते हैं, हम और एक जीन का रोल लेते हैं और एक तीसरे जीन को लाते हैं, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस कराते हैं यार, ठीक है। तो मैंने कहा ही आपको कि यार आपको पहले तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे ही आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ये स्टेटमेंट आपको खुद ब खुद आएगा, नहीं तो पहले तो आपको प्रॉब्लम आना चाहिए। तो हमारा बेसिक है, हमें पहले बेसिक समझना है। बोला ना ये स्टेटमेंट, बोला कि नहीं? यस, यस और नो? यस। हाँ, तो पहले तो बेटा बेसिक समझते हैं। जब तक आपको ये 50% ये वो ऐसे स्टेटमेंट्स में लगे रहोगे तो मुद्दा होना है ना, ये हो जाता है, खराब हो जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने दो जीन लिए और हम ये मानते हैं कि मैक्सिमम 50% क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी आ सकती है, जो कि ये वाला स्टेटमेंट है, मैक्सिमम क्रॉसिंग और वैल्यू विल बी लेस देन 50% और इक्वल टू 50%, मतलब ज्यादा से ज्यादा 50% आएगी। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं? तब हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी मुझे कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये करता हूं मैं 100 इसीलिए करूंगा क्योंकि मुझे परसेंटेज चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब देखो इसको समझना है, क्या है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये करने से हमें क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। हाउ टू यूज इट, यू नो, अरे बड़ा क्लेवरली, अच्छा है, अपना फायदा साध लो यार बस। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलता हूँ परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज एक्चुअली इक्वल टू द क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर होने का, या तो एक्चुअली ये है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या तो इसको हम लोग COV बोलते, क्रॉस ओवर वैल्यू। नाउ सपोज आपको एक प्रॉब्लम दिया है, आपको बोला गया है कि दो जीन है, उनका जब हम लोगों ने टेस्ट क्रॉस कराया
तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बेटा हम लोगों को मिला है 85% और रिकॉम्बिनेंट हमें मिले हैं 15%। अगर रिकॉम्बिनेंट मुझे सिर्फ 15% मिले हैं, अब मैंने ये समझाया, ये इनकम्प्लीट लिंकेज नहीं होगा, ये समझाया मैंने पहले, ये बेसिक आपका क्लियर है। ये बेसिक यहाँ लिखा है बच्चों, कहाँ लिखा है देखो, वेयर इट इज, समवेयर आई इट, देखो ये वाला। जब भी ऐसा मुझे देखने को मिलता है, यस और नो, रिकॉम्बिनेंट मुझे 20% मिला है ना, ये है, तो इसका मतलब पेरेंटल 80% मिला है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, बोलो ये क्या है, ये इनकम्प्लीट लिंकेज हो सकता है, बराबर, यस और नो। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे प्रॉब्लम पे आते हैं, अब उसको मैं लीनियर मैप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब देखो एक क्रोमोसोम के ऊपर ये बन रहा है। सो देखो ए एंड बी इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आई है 15%। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आई है, मतलब रिकॉम्बिनेंट 15% मिले और पेरेंटल 85% मिले। तो फिर बेटा डेफिनेटली फार्मूला क्या है, 1% क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट या 1 सेंटीमॉर्गन, बराबर है ना, 1 मैप यूनिट और 1 सेंटीमॉर्गन। तो बेटा अगर 15% से है ना उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 15 सेंटीमॉर्गन, दैट्स इट। ये इस तरह से हम लोग लीनियर क्रोमोसोम बना लेंगे। यहाँ पे लिखूंगा बच्चों मैं ए, यहाँ पे लिखूंगा बच्चों बी, और इनकी दोनों के जीन के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा ऑन द क्रोमोसोम, इट इज 15 सेंटीमॉर्गन और 15 मैप यूनिट। इज इट क्लियर, ये बन गया मैप। ये सबसे आसान मैप है, इजी है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछते यार एग्जामिनेशन में है, ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो चलो बताओ कार्यक्रम करो। या उल्टा मैं पूछ लेता हूँ, ए और बी इनका बेटा पेरेंटल कॉम्बिनेशन 85% आया है ना टेस्ट क्रॉस में, बराबर है ना, 85% अगर आया। कपलिंग रिपल्शन मैंने बताया था ना, 1:1 नहीं आएगा, 7:1 आएगा, बराबर है कि नहीं, याद है कल के क्लास में बताया था, 7:1 आया पेरेंटल टू रिकॉम्बिनेंट, बराबर है ना, वही तो लिंकेज है रे, वहां से ही शुरू हुआ कार्यक्रम, सुटॉन एंड बोवेरी के कार्यक्रम से। तो ए एंड बी इनके बीच का रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी अगर 15% आया है, तो उनके बीच का डिस्टेंस ऑन दैट क्रोमोसोम कंसीडर्ड एज ए 15 सेंटीमॉर्गन। तो ये हमने स्टैंडर्ड मान लिया। कैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं, स्केल 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 पट्टी लेके घूमते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है, हम रूलर नहीं लेते, हम लोग कंसिडर करते हैं कि कितना फ्रीक्वेंसी मिल रही है उसके, और बार बार वो दो जीन के बीच में 10 बार क्रॉस करके देखो टेस्ट क्रॉस, आपको यही मिलेगा, 15% ही मिलेगा, क्योंकि उनके डिस्टेंस ही उतना ही हो सकता है क्रॉसिंग ओवर। वी डू इट मैनी टाइम्स एंड वी गेट द सेम रिजल्ट, वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड है, क्योंकि उसका डिस्टेंस ऑन द क्रोमोसोम चेंज नहीं होता, वो भी फिक्स्ड है। आर यू श्योर, ठीक है, ये एक बार में नहीं आया, बार बार करने पर भी वैसे ही आ रहा है, आप कितनी जनरेशन में कर लो इसका क्रॉस। अभी दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है सेकंड। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, 3 बेटा जीन दिए हैं, उन्होंने कहा ए और बी के बीच में जो क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी आई वो 80% है, 28% है, ए और सी के बीच में 16% है, और बी एंड सी के बीच में 12%। अब यहाँ पे एक गोल्डन रूल आता है, तीसरा गोल्डन रूल मैं बता देता हूँ। व्हेनेवर यू आर डूइंग द मैप, आपको सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस वाले को लेना है। अब किसके बीच में लार्जेस्ट डिस्टेंस है, तो आई विल ड्रॉ दिस वन, ये देखो ये क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर है ना मुझे जीन को लोकेट कराना है कि यार इस क्रोमोसोम पे कौन से जीन कहाँ पे बैठा होगा, इसका अंदाज लगाना है। तो मैंने माना कि यहाँ पे ए है, और मैंने देखा कि यार बी और ए और बी में 28% डिस्टेंस है, ये है क्रॉसिंग ओवर, इसका मतलब इनमें मैप यूनिट कितना होगा बेटा 28। तो यहां मैंने बी लोकेट करा दिया, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे दोनों को रखा, ठीक है। नाउ मुझे पता चला कि यार अगर मैं 16 और 12 को ऐड करता हूं तो मुझे 28 ही मिलता है, बराबर है ना यार, है कि नहीं। इसका मतलब ए और सी के बीच में 16% है, तो ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमॉर्गन है, और बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस बेटा 12 सेंटीमॉर्गन है। तो मैं कहां पे रखूं बेटा सी जीन को, वेयर आई विल पुट, ऑब्वियसली इट इज वेरी नियर टू, है ना, थोड़ा बहुत बेटा इट इज नॉट इन द सेंटर ऑफ द ए एंड बी, है ना, सी इज क्लोजर टू द बी, सी इज क्लोजर टू द बी, द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड सी
the distance between the A and C is 16 centimorgan. The distance between the C and B is 12 centimorgan. And the distance between the A and B is 28 centimorgan. Yes, that's it. ठीक है, तो बेटा हमें मैप मिला है ना, किस तरह से बेटा सीक्वेंस है इन तीनों जीन का, ए सी बी या तो बी सी ए, दैट्स इट। आर यू श्योर मेरे प्यारे बच्चों, समझे क्या रे? Yes, कैसा sir. मैप बना? मैप बना ना, यही पूछते हैं, है ना। बट यहाँ पे बेटा किसी को भी मोर देन 50% लिया है क्या बच्चों? लिया है क्या? नहीं है। जैसे ही 50% के ऊपर वाली बात करोगे तो फिर फ्रैक्शन करोगे, मतलब एक और जीन आ जाएगा। जैसे मैं समझाऊं, अभी वो स्टेटमेंट समझेगा तो पूछ रहा है ना। मान लेते ए और बी के बीच में मुझे क्रॉसिंग और मिल रहा है 52%। अब मैं क्या करूंगा? कंसिडर ही नहीं करूंगा उसको। क्या करूंगा उसको? मैं तीसरा जीन लाऊंगा सी। मैं ए को सी के साथ टेस्ट क्रॉस करा के दूंगा, बी को सी के साथ टेस्ट क्रॉस करा के दूंगा। पहले सी की पोजीशन और बी की पोजीशन रखूंगा, फिर ए को विद सी के रेस्पेक्ट में रखूंगा, तो मुझे मैप मिलेगा। आई विल डू दैट। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वैसे रिजल्ट गलत होता है ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही मैक्सिमम 50% दे सकता है, ठीक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम अपनी पोजीशन खो देंगे, ठीक है। जो हमें सीक्वेंस मिल रहा है वो खो देंगे हम लोग। सो वी हैव टू ब्रेक इट। यस और नो? अरे आपको तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा ना, साइंस में यही तो होता है कि नहीं? आपने पाई की वैल्यू कैलकुलेट करी कि नहीं, है ना? आप उसको चेंज करोगे क्या? कैन यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ पाई? यस और नो? क्यों भाई? पूरा मैथ्स फिजिक्स सब चेंज कर दोगे, है ना? सो देयर इज अ स्टैंडर्ड, यू हैव टू नोटिस इट, अंडरस्टैंड इट। ओके, सो यहाँ पे देखो उसका आंसर बिल्कुल मैंने जो दिया है वैसा एग्जैक्टली नहीं है, बट आपको आपके लेवल पे समझ में आए ऐसा मैंने आंसर दिया बेटा। मुद्दा क्या है थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है। अब मैं आपसे सबसे पूछना चाहूंगा, जस्ट टेल मी द मैप। मैप बताओ, इसका मैप क्या आया? इसका मैप तो सर ए बी आया। इसका क्या आया सर? इसका मैप आया ए सी बी आया। तो चलो इसका बताओ, चलो करो, जल्दी जल्दी बोलो। इजी है ना? गोल्डन रूल क्या है बेटा? सबसे पहले किसको कंसिडर करना है? ये बनाया लीनियर अरेंजमेंट स्टुअर्ट मॉर्गन का। तो सबसे पहले किसे कंसिडर करोगे? द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब ये दो जीन हमें दिए हैं उन्होंने, और बोला है कि इनके बीच में 10% है क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी, मतलब डिस्टेंस इनके बीच में 10 सेंटीमॉर्गन होगा। तो आई विल पुट द ए हियर एंड द बी हियर, ठीक है, लाइक दिस। नाउ मेरा ध्यान जाता है कि कौन 10 बना सकता है। 10% है ना यहाँ पे, तो 10 कहाँ पे बन सकता है? तो 10 यहाँ पे बन सकता है बेटा इन दोनों का। करेक्ट है कि नहीं? 7 + 3, ओके, करेक्ट है। सब लोग देख रहे हो, समझ रहे हो ना बच्चों, है ना? इनका 10 बन सकता है। इसका मतलब देखो बी एंड सी और ए एंड सी। बट मजेदार बात ये है कि यहाँ बिल्कुल, है ना, कि सी जो है बहुत ही क्लोज है बेटा बी के। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सी पोजिशन, सी इज हियर। यस, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज? यहाँ पे डिस्टेंस आ गया बेटा। ये देखो ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली बेटा 7 सेंटीमॉर्गन है, 7 मैप यूनिट है। और सी और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली बच्चों 3 यूनिट है। नाउ द पॉइंट इज, अब यार ये ए एंड डी दिया है कौन बता सकता है क्या हो सकता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट शुड इट हैपन? क्या हो सकता है? कौन बता सकता है? देखो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, देखो क्योंकि डी इस जीन के लिए कोई तीसरा रेफरेंस पॉइंट है नहीं, डी के लिए सिर्फ एक ही रेफरेंस पॉइंट है ए। तो वो लिखा है कि ए का डी का डिस्टेंस ए से, है ना, 2 सेंटीमॉर्गन पे है। तो अब देखो डी यहाँ पे भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट है? डी कैन बी हियर ऑन दिस साइड, यस, और डी कैन बी हियर ऑन दिस साइड, यस और नो? क्योंकि अभी तो मैं तो क्लियरली नहीं बता सकता, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज उसका तीसरा रेफरेंस पॉइंट दिया नहीं है।
अगर तीसरा मतलब उसको बी के साथ कंपेयर दिया होता, मान लो उन्होंने बोला होता कि यस बी से डी का डिस्टेंस अगर मुझे दिया होता वो था 8% अगर होता, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे उसको पोजीशन फिक्स मान लेता, बट स्टिल ठीक है, आई कैन गेस इट। ठीक है, या तो मैं क्रॉस करके देखूंगा और मुझे तब आंसर आएगा। नाउ ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे अगर मैं सारी चीजों को रखता हूँ तो देखो ए और बी के बीच का डिस्टेंस डेफिनेटली बेटा 10 यूनिट है। तो मुझे दो प्रकार के आंसर इसमें मिल सकते हैं। एक आंसर है बेटा, है ना, द सीक्वेंस कैन बी द ए बी सी बी, करेक्ट है, मतलब अगर मैं डी को यहां मानता हूं तो, और द सीक्वेंस कैन बी द डी ए सी बी अगर मैं डी को यहां पे मानता हूं तो, दैट्स इट। ठीक है, अब मुझे ये भी, इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, जैसे कि मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, डी और बी इनका ट्रेस क्रॉस करा के देखूंगा। अगर डी और बी का टेस्ट क्रॉस 8% आ गया, बी एंड डी का अगर 8% आ गया तो ये सही हो जाएगा, और बी एंड डी का टेस्ट क्रॉस अगर 12% आया तो ये सही हो जाएगा। करेक्ट है क्या? अरे समझ रहे हो? यस सर। सब समझ गए, है ना? यही ब्यूटी बेटा यहाँ पे हम लोगों को, हम तो पहले ऐसे ही करते थे, जो मैपिंग करते थे पूरा, है ना, कुछ क्रोमोसोम के ऊपर नहीं, बेट क्रोमोसोम ही नहीं दिखता यार, आंखों को सेल ही नहीं दिखता, यू कैन नॉट सी द सेल। If you not see the cell, you cannot see the nucleus, you cannot see the chromosome, you cannot see the DNA. So you cannot see where the actual gene is. So you can assume by this test cross, by applying these standard rules. So हमने वो 50% वाला रूल ले लिया है। सर Yes लेकिन or no? ये कैसे पता चलता है कि ए बी सी डी एक ही क्रोमोसोम पे है, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे भी हो सकता है? अरे कैसे नहीं पता चलेगा भाई, अभी तक तो वही तो पढ़ाया। अगर दोनों अलग अलग पे होंगे तो 50% 50%, 1:1:1:1 रेशियो आएगा यार डायहाइब्रिड का। अच्छा यस सर ओके। बिल्कुल आएगा, यही तो मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए बेसिक से मत हटो। बेसिक से हट गए काम ही गया। हम इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अपोजिशन में पढ़ रहे हैं, यही बेसिक है। ठीक है, आपको यही यस सर। समझना है। हम लोग क्या होता है ना, वी वांट टू स्टडी अबाउट द गॉड पार्टिकल। अरे व्हाई यू वांट टू स्टडी द गॉड पार्टिकल, डोंट गो फॉर इट, फर्स्ट अंडरस्टैंड द एटम फर्स्ट। पहले तो एटम तो समझो ना। ठीक है, सो पहली तो बात यही है ना, हमें तो ये देखो बेसिक समझना है। बेसिक पे ही अगर हम लोग गड़बड़ कर गए तो हायर लेवल पे हम डेफिनेट गड़बड़ करने वाले हैं, ये पक्का करो। ठीक है, तो देखो ये बेसिक ऐसा क्वेश्चन आपको आता है, तो आप में से कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा रे ऐसा क्वेश्चन? इसमें कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है क्या? कुछ नहीं है। वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक हियर, जस्ट यू गॉट इट। आपने तो एकदम, है ना, कमाल कर दिया, ये समझ लो। लेट्स मूव अहेड। ठीक है, संडे को पेपर भी है आपका, है कि नहीं? तो शायद ये क्वेश्चन भी आ जाए ऐसे प्रकार के, तो लेट्स रेडी फॉर इट। नाउ से एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज होमोजाइगस फॉर स्मॉल a small b gene is a cross with a pure wild type। अभी वाइल्ड टाइप मतलब क्या है हमको मैंने बताया है, यहाँ पे वाइल्ड टाइप आएगा मतलब प्लस प्लस, या तो कैपिटल ए कैपिटल बी ये आएगा। एंड देयर F1 ऑफस्प्रिंग्स, अभी F1 जनरेशन मिला भैया, F1 ऑफस्प्रिंग्स इज टेस्ट क्रॉस एंड द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट क्रॉस इज एज फॉलोज। तो नीचे बेटा उसके रिजल्ट दिए गए हैं। देखो हमें रिजल्ट ये मिला, हमें मिला प्लस प्लस ए बी 897 सीड्स मिले हैं, या 897 प्लांट मिले हैं। ए बी बेटा 903 प्लांट्स मिले हैं, प्लस बी ए बी बेटा 98 मिले हैं, और प्लस ए बी हमें 102 मिले हैं। तो ये मिला हमें टेस्ट क्रॉस। हमें 1:1:1:1 नहीं मिला। डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, 1:1:1:1 रेशियो नहीं मिला। हमें क्या मिला? व्हाट वी गॉट समथिंग दैट इज द लिंकेज। यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है क्या? नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ होता, मतलब अगर ये दोनों जीन, सारे जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे होते, तो ये सब इक्वल नंबर में मिलता मुझे, यस और नो? बट ऐसा नहीं मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो बताना, अब वो क्या पूछना चाहता है, देन फाइंड आउट, पहले पता लगाओ कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। तो आंसर है सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? लिंकेज हो रहा है सर। कौन सारे? सर इनकम्प्लीट लिंकेज है। क्यों सर? रिकॉम्बिनेंट भी आ रहे हैं और पेरेंटल भी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत टैलेंटेड हो, है ना? सबको आया क्या आंसर?
अरे सिंपल है ना, 50-50-50% आता, मतलब ये भी 25 होता, ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी, तो बेटा मैं बोलता हाँ सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, बट नो, है ना। ऐसा भी नहीं होगा कि रिकॉम्बिनेंट हमें 0-0-0% मिला, ये भी नहीं, रिकॉम्बिनेंट मिले हैं, तो ये कंप्लीट लिंकेज भी नहीं है, तो एब्सोल्युटली इट इज एन इनकम्प्लीट लिंकेज, दैट्स इट, डन। तो पहला तो आंसर आ गया भाई, मेरा पहला आंसर आ गया। कैन यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और नॉट? यस, आप आराम से समझ सकते हो बच्चों, बस आपका फोकस बेसिक से नहीं हटना चाहिए, डोंट ओवर थिंक, यू नो। लेट्स कम टू हियर, नाउ सी परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर एंड डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी। अब ये कैलकुलेट कैसे करोगे? ये कैलकुलेट करने के लिए बेटा आपके पास फार्मूला है, और फार्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला है बताओ, अभी जो बताया था मैंने, है ना, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी माइनस, सॉरी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ये गिवन मिला, ये तो गिना है, आंसर देना है। तो आंसर देने के लिए बच्चों, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा, आराम से बच्चों आंसर देना है इस क्वेश्चन का। सो लेट्स टेक अनदर पेज एंड आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, चलो यही इसी पे करते हैं, थोड़ा सा बेटा हम लोग फाइन पेन लेते हैं ताकि हमें जगह मिले। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज गिवन हियर, यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है। तो गिवन हम लोग देखेंगे डेफिनेटली बेटा, मुझे पता चलता है यार, यहाँ पे मैं एक रूल आपको बता देता हूँ, वो बार बार मैं बहुत देर से, मतलब जब से क्लास शुरू हुआ है, इवन कल भी मैंने बताया था, आज बता रहा हूँ, कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा 50% से ज्यादा होते हैं, यस और नो, है ना, क्लियर है कि नहीं? आपको समझ में आए इसीलिए मैं इसको आपके लैंग्वेज में साधारण भाषा में इसको लिखता हूँ, ये जो चीज है, टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। और बाकी के जो भी क्वेश्चन हो गए, ये एक्चुअली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये जो है ये पेरेंटल है ना, ऐसा ही तो पेरेंट था, बराबर है, पेरेंटल फिनोटाइप लाएगा ये। और देखो स्मॉल बी ये भी पेरेंटल है, बट कैपिटल ए स्मॉल बी, है ना, मतलब ये जो है कैपिटल ए स्मॉल बी ये रिकॉम्बिनेंट है, एंड देयर दिस वन, ठीक है। और ये जो चीज है बेटा, ये क्या है बच्चों, कौन बताएगा मुझे? इट्स है ना, यहाँ पे कैपिटल बी आ जाएगा, लो यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, दिस इज आल्सो रिकॉम्बिनेंट। तो देखो यहाँ पहचानना कैसा है, बस बिला याद रखो ना, बिल्कुल सिंपल। आपको सबसे पहले जैसे ये प्रॉब्लम दिखे, आपको पहला काम क्या करना है, पहले तो ये पहचानो कि पेरेंटल कौन है, रिकॉम्बिनेंट कौन है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट। जो आपको कम दिख रहे हैं यार, लेस अमाउंट में दिखाई दे रहे, वो कौन है बच्चों? रिकॉम्बिनेंट। और जो आपको ज्यादा दिखाई दे रहे, वो कौन है बच्चों? पेरेंटल। इतना क्लियर है? क्योंकि वो हमेशा 50% से 50% से ज्यादा होते हैं। यस, अरे क्लियर है बच्चों, यस और नो, है ना? तो सबसे पहले अब तो ये आ गया, ये आपको आ गया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। कितनी प्रोजेनी मिली? 897 प्लस 903 प्लस 98 प्लस 102 कितना होता है बताओ? मेरा मैथ्स कमजोर है, तुम बता दो, बोलो ना। इतना तो बता ही सकते हो कितना सिंपल कैलकुलेशन है। हेलो, आपको आवाज आ रही है बेटा? टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितनी है? यस, हम्म, अरे टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितनी है भाई? ओके, थैंक यू। अच्छा, 28 क्या 28? 2800 2800, अच्छा। तो यहाँ पे देखो मुद्दा आता है बेटा, नाउ आई विल आस्क यू व्हाट इज द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने आपको मिले हैं? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स मतलब 98 प्लस 102, ये करना पड़ेगा मुझे, मतलब कितना मिलेगा बताओ? हैं? 200। 200। अच्छा, क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? है ना, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, है ना, डिवाइडेड बाय
द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मल्टीप्लाइड बाय 100, अभी जो फॉर्मूला दिखाया था ऊपर, बराबर यही है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर कितना है इनके बीच में? मतलब इट्स अ सिंपल 2000 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ गया रे? 10%। कितना आया बताओ, फटाफट बोलो। अरे आराम, आसानी से बता सकते हो ना, व्हाट शुड बी द परसेंटेज? कितना परसेंट आया क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी? क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों? न्यूमरेटर और आपने उल्टा लिया है। अच्छा तो यही तो मैं बोल रहा हूं, अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे, बेसिकली बेसिक चीजों की तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो देखो हम लोग गड़बड़ करते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ, मैं तो आंसर ही पूछ रहा हूँ आपको, आंसर क्या आएगा ये आपको पता है। ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं, इसको मिटा देते हैं, नाउ देख लो, तो बताओ कितना आएगा? 10%। मुझे तो ये आंसर चाहिए ना, यस और नो। सर 10 है। 10 आएगा, अच्छा 10, बढ़िया है। तो यार हो गया ना, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मुद्दा यहाँ पे है बच्चों, अब क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। क्या आंसर दे सकते हो बताओ? आंसर क्या दे सकते हो? परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर एंड डिस्टेंस बिटवीन द जीन ए एंड बी। कैन यू ड्रॉ दिस वन? यस। What is the percentage crossing over? It's a 10%. So the distance between the A and B is how much? It is the 10 centimorgon. That's it. तो आपका दूसरा भी आंसर आ गया। Now the third question. I hope you can give the third question's answer also. Percentage of the gametes formed by the F1 offsprings. क्या आप F1 offspring का परसेंटेज निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। मैंने कहा कि जो ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं उसके परसेंटेज डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। इफ रिकॉम्बिनेंट्स आर 10%, तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स विल बी 5%। यस और नो? है ना, बराबर है। एंड है ना, इसका ये 20% मतलब 90% है, तो बेटा पेरेंटल गैमेट्स विल बी 45%। कितने लोगों को समझ में आ रही है? नहीं आया तो पूछ लो। अभी मैंने बताया था फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यही है ना, नंबर ऑफ द पेरेंट्स और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स डिवाइडेड बाय 2 is equal to the percentage of the gametes. ठीक है, so if this is what the point we can get, ये फार्मूला यूज करके मुझे परसेंटेज ऑफ गेमेट्स मुझे कैलकुलेट करना आ गया। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द लिंक जीन कैसा होगा, ये कर दिया मैंने अरेंजमेंट, ए और बी, खत्म, और कुछ नहीं। सो आई गॉट इट। नाउ अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसका जवाब दो। फाइंड आउट वेदर इट इज अ कपलिंग और रिपल्शन। ये कपलिंग है या रिपल्शन है, ये हमें ढूंढना है। आप क्या बताना चाहोगे? मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, यहाँ पे हमें दिखाई देता है बिल्कुल क्लियरली। कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ ही जाना चाहता है, स्मॉल ए स्मॉल बी के जाना चाहता है, वो एक दूसरे को पोजीशन बदलना नहीं चाहते। जैसे कि यहाँ पे हमें सीधा ही दिया है, एन ऑर्गेनिज्म विच इज होमोजाइगस फॉर स्मॉल ए स्मॉल बी क्रॉस्ड विद इट्स अ प्योर वाइल्ड टाइप। ठीक है, पेरेंटल कैपिटल है कैपिटल बी और अरे मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी है, पेरेंटल कैपिटल ए कैपिटल बी है, या स्मॉल ए स्मॉल बी है। ठीक है, ये चीज है। तो बेटा यही चीज वो रखना चाहता है, यही चीज अगर रखना चाहता है तो इसका मतलब इसे मैं कौन सा अरेंजमेंट बोलता हूँ, कल पढ़ाया था, इसे मैं सिस अरेंजमेंट कहता हूँ। क्या कहता हूँ इसे मैं, बताओ, ये कौन सा अरेंजमेंट है बच्चों? सिस अरेंजमेंट। और इफ दिस इज अ सिस अरेंजमेंट, तो जब भी सिस अरेंजमेंट होता है तो कौन सा फिनोमिना काम करता है? कपलिंग का। जब ट्रांस अरेंजमेंट होता है तो कौन सा फिनोमिना काम करता है? बोलो, कौन सा फिनोमिना काम करता है? रिपल्शन का। ये मैंने कल के क्लास में आपको पढ़ाया था। सर एक बार वो पेरेंट का आप जीनोटाइप बता सकते हो क्या? पेरेंट का जीनोटाइप सिंपल है, पेरेंट उन्होंने दिया है होमोजाइगस फॉर स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ये एक पेरेंट है। दूसरा पेरेंट है प्योर वाइल्ड टाइप। प्योर वाइल्ड टाइप मतलब कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। सर तो फिर आपने जो पेरेंटल लिखा है ना नीचे,
हाँ, तो उसमें कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल भी आना चाहिए ना? नहीं ना, ये F1 का है ना भाई, F1 को हमने टेस्ट क्रॉस कराया ना भाई, अच्छा हाँ सर। ये टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट है मेरे भाई, सेल्फिंग का नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अ टेस्ट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस से ही हमें लिंकेज मिलता है, हमें सेल्फिंग से ये सब कार्यक्रम नहीं मिलेगा, है ना। बिल्कुल क्लियरली समझो, जब भी हम लिंकेज के बारे में, जेनेटिक लिंकेज, मैप, क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, तब तब बेटा हम टेस्ट क्रॉस ही करते हैं। मैंने ये टेस्ट क्रॉस में भी लिख के दिया था, जब मैंने टेस्ट क्रॉस पढ़ाया था तब बताया था कि जेनेटिक लिंकेज मैपिंग में, लिंकेज की स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंस टेस्ट क्रॉस का है, सेल्फिंग का नहीं। सेल्फिंग से हमें नहीं पता चलता ये सब, वी कैनॉट गेट दिस ऑल बाय द सेल्फिंग। इवन मैंने सुटॉन एंड बोवरी का जो कल का एक्सपेरिमेंट बताया था, उसमें बोला एक्सपेक्टेड टेस्ट क्रॉस रेशियो शुड बी 1:1:1:1, मिला क्या था 7:1:1:7, करेक्ट है, वो क्या था, टेस्ट क्रॉस। डोंट फॉरगेट दिस, दिस इज अ बेसिक। एवरीवन इज क्लियर? इफ यू आर क्लियर, आई विल गिव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। ठीक है, ये है, आप इसको करके देखो और मुझे जवाब दो। ठीक है, आराम से बेटा जवाब दे सकते हो। अ टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 ड्रोसोफिला प्रोड्यूसेस फॉलोइंग रिजल्ट। टेस्ट क्रॉस, हाँ पहले ही लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस ही होगा। अ टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 ड्रोसोफिला प्रोड्यूसेस फॉलोइंग रिजल्ट। आपके बुक में ड्रोसोफिला का टेस्ट क्रॉस दिया है, बट मैं बाद में बताऊंगा एकदम से, क्योंकि वो बीच में बताने से क्या होता है, आपके प्रॉब्लम्स और बढ़ते हैं, आप ज्यादा गहरा सोचना शुरू कर देते हो और बेसिक से बिल्कुल हट जाते हो, ख्याली पुलाव पकाते हो। ठीक है, ये सबका ही होता है, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होता, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वो चीज मैं बिल्कुल कभी तो भी सेपरेटली पढ़ाऊंगा। एक दिन बोलूंगा कि चलो एनसीईआरटी की बुक सब लोग खोल के बैठो, मैं वो पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, एंड दैट इज वेरी इजी। बट राइट नाउ यू हैव टू गिव द आंसर प्रॉपरली। तो यहाँ देखो, अ टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 ड्रोसोफिला प्रोड्यूसेस फॉलोइंग रिजल्ट, ये रिजल्ट है आपके सामने। ठीक है, नाउ टेल मी द आंसर। आंसर बताओ। यहाँ पे बेटा आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। फाइंड आउट द परसेंट क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी एंड डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी, देन परसेंटेज ऑफ लिंकेज स्ट्रेंथ, एंड देन अरेंजमेंट ऑफ द लिंक्ड जीन। 3 चीजें पूछी है, क्या आप जवाब दे सकते हो? गोल्डन रूल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बड़े ही आराम से, बड़े ही साइलेंटली, शांति से समझो। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, नॉर्मली हमें ये दिखना है कि सबसे पहले पेरेंटल कौन है और रिकॉम्बिनेंट कौन है। बेटा यहाँ क्लास में जितने बच्चे बैठे हो, क्या आप इतना नहीं बता सकते मुझे कि इनमें से कौन से 2 है जो पेरेंटल है और कौन से 2 रिकॉम्बिनेंट है, सिर्फ नंबर को देख कर? हाँ या ना? बस इतना, बस वही आंसर नहीं चाहिए मुझे, बस ये क्वेश्चन का कौन से रिकॉम्बिनेंट है, कौन से पेरेंटल है। अगर मैं यहाँ पे देखो, ये तो ज्यादा यार, 41 ये है, तो ये क्या होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, ऑब्वियसली ये दोनों पेरेंटल है। और ये कैसा बेटा, रिकॉम्बिनेंट है। ये कैसा है बच्चों, रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट ज्यादा आते नहीं, क्योंकि लिंकेज है यार। ठीक है, हो गया। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, पहला काम, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी बना लेनी है। कितना है टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी यार, इसमें तो कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। 41 41 9 9, तो 50 50 तो 100 हो गया। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इज 100। अच्छा, टोटल रिकॉम्बिनेंट कितने आए बेटा, तो टोटल रिकॉम्बिनेंट 18 है। Yes or no? Now do this, 18 divided by 100 multiplied by 100, what do you get? बोलो। आया ना सबको? अरे किसी को नहीं आया पूछ लो यार, ऐसा साइलेंट कैसा लगता है, ये सब ऐसी चीजें है ना, बिना क्लासरूम के पढ़ाने में मजा ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता तुम लोग क्या दिखते ही नहीं हो यार। देख ही नहीं पा रहे आप लोगों को। बट यू नो इट्स अ वेरी इजी थिंग, बहुत आसान है ये। आसान इसीलिए क्योंकि आपको सिर्फ स्टेप्स पता होने चाहिए। पहली स्टेप, फाइंड आउट द रिकॉम्बिनेंट। दूसरी स्टेप, है ना, कैलकुलेट द टोटल प्रोजेनी। तीसरी स्टेप, कैलकुलेट द टोटल रिकॉम्बिनेंट। दैट्स इट।
यू आर, है ना, डन, हो गया तुम्हारा काम। न्यू द फॉर्मूला क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मल्टीप्लाइड बाय 100। गैमेट्स पूछा है तो टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स परसेंटेज, है ना, डिवाइडेड बाय b2, you will get the gamete percentage, that's it, simple, है ना। गैमेट तो यहाँ पूछा ही नहीं है। तो अच्छा, मुझे नॉर्मल है यार, मतलब ये तो आपका आंसर तो आ ही जाएगा। अभी बताओ लिंकेज की स्ट्रेंथ कितनी होगी, परसेंटेज लिंकेज स्ट्रेंथ, कोई भी आराम से बता सकता है। अगर दो जीन के बीच में 20% क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी है तो लिंकेज की स्ट्रेंथ कितनी होगी बेटा, 80%। लिंकेज कितना है, 80%, है ना। अगर बेटा 15% क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी होगी तो लिंकेज की स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो 85%। सो लिंकेज स्ट्रेंथ, है ना, इज ऑलवेज, लिंकेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, है ना, 100% माइनस, है ना, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। वैसे भी वैसा कुछ फार्मूला की जरूरत ही नहीं है, आपको 100 में से माइनस कर देना है, ठीक है। सो यू विल गेट द लिंकेज स्ट्रेंथ। सो हियर इफ यू गेट 18% as the linkage recombinant frequency or crossing over frequency, so obviously here the answer is, you know, you have, that is what, the 82% of the linkage strength. Arrangement of linked genes is very simple, just draw a line, write A and write B here, even you can write the small a small b, ठीक है। सो ये करोगे और इनके बीच में जो भी आपको परसेंटेज मिला है उसका मैप यूनिट लिखना है, दैट्स इट, है ना, नथिंग डिफिकल्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ लो बच्चों, आस्क फ्रीली, है ना, फ्रीली फ्रैंकली। यस, एवरीवन इज क्लियर। सर यहाँ पे अगर हमको पता नहीं होता कि इसमें लिंकेज है कि नहीं है, तो फिर पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट कैसे पता कर चलता है कौन सा पेरेंटल है कौन सा रिकॉम्बिनेंट? फिर से वही, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि पता नहीं होता? मुझे तो नहीं पता होता है, मुझे तो किसी भी बीच में लिंकेज है या नहीं है नहीं पता है। आई डोंट थिंक हमें पता होता है। हम टेस्ट क्रॉस करके देखते हैं, अगर 50-50% आया तो लिंकेज नहीं है। नहीं, क्वेश्चन में अगर ऐसा नहीं दिया रहेगा तो टेस्ट क्रॉस, अरे ये पता चल रहा है ना कि पेरेंटल ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट कम आ रहा है, 100% बेटा पता ही चलता है। ऐसा रिजल्ट अगर आया, सारे इक्वल इक्वल दिख रहे हैं, तो बेटा ये वो लिंकेज नहीं है। समझ रहा है ना, वही तो बता रहा हूं मैं, वही तेरा आंसर ही तो दे रहा हूं मैं। मुझे Yes, sir. मैं जैसे ही क्रॉस करके देखता हूँ, मुझे नहीं पता होता, किसी के बारे में नहीं पता होता, मैं पहले कैसे पता लगूंगा? जैसे मैं टेस्ट क्रॉस करके देखूंगा 50-50% आ रहा है पेरेंट और रिकॉम्बिनेंट, तो मुझे पता हो गया कि यार ये नहीं है, लिंकेज नहीं, इसको रखो बाजू में। पेरेंटल ज्यादा दिख रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट बहुत कम आ रहे हैं, बार बार करके देख रहा है तो भी वैसा ही हो रहा है। एवरी टाइम यू आर गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स एज कंपेयर टू द पेरेंट। आपको यार मतलब तब समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ लिंकेज है, तो करो कि लिंकेज का कैलकुलेशन। यही तो इजी, यही तो फंडा है, ठीक है, यही तो बेसिक कंसेप्ट है, वही तो क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम भी। मेंडल के बाद के जितने साइंटिस्ट वो सब इसी क्वेश्चन का तो जवाब दे रहे हैं, है ना, पक्का। इसीलिए तो मेंडल को रिजेक्ट किया था लोगों ने, समझ ही नहीं पाए वो क्या है, मैथमेटिक्स ला रहा है, स्टैटिस्टिक्स, ये वो प्लस माइनस है, ए बी सी डी, क्या है ये, दैट इज द पॉइंट। सबको बेटा क्लियर है क्या रे? किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। यस, जो पेरेंटल ज्यादा होगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस, यहाँ पे कपलिंग दिख रहा है या रिपल्शन, कौन बताएगा? यहाँ कपलिंग है या रिपल्शन है, बताओ बेटा। पेरेंटल में क्या चीज आपको देखने को मिल रही है? प्लस बी और प्लस ए एक साथ प्रेजेंट है, मतलब कौन सा अरेंजमेंट है बेटा? पेरेंटल में ट्रांस अरेंजमेंट है, बराबर है, पेरेंटल में ट्रांस अरेंजमेंट। तो यहाँ पे कपलिंग है कि रिपल्शन है? द आंसर इज रिपल्शन। बहुत बढ़िया। ऊपर वाले केस में आपको बेटा पेरेंटल में क्या देखने को मिल रहा था? पेरेंटल में देखो, ये एक जगह पे कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी, तो यहाँ सिस अरेंजमेंट दिखाई रहे पेरेंट में, तो ऑब्वियसली बेटा ये सिस अरेंजमेंट है, कपलिंग है।
इतना क्लियर है बच्चों? दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, एक ऊपर कपलिंग दिखा रहा है, एक रिपल्शन दिखा रहा है, बट दोनों लिंकेज ही तो दिखा रहे हैं, है ना? सो दैट्स इट। नाउ ये क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करके बताओ, दिमाग लगाओ, है ना, आराम से मुझे फटाफट जवाब दो। प्रिपेयर द लिंकेज मैप ऑफ द फॉलोइंग जीन हुज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज आर एज फॉलोज। हमें ना इतने सारे जीन ले दिए एक साथ, बहुत सारे जीन के टेस्ट क्रॉस कराए, इसका ए एफ का बी के साथ, एफ का डी के साथ, बी का सी के साथ, डी का ऐसे लॉट ऑफ जीन्स वी हैव टेस्ट क्रॉस्ड, और हमें हर एक का अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिला। अब मैं चाहता हूँ ये जो डेटा आपके पास है, इससे क्या आप लोग एक लिंकेज मैप बना के दिखा सकते हो? मतलब एक सीक्वेंस बता सकते हो कि किसके बाद क्या कौन आएगा? इसमें जो गोल्डन रूल है वो क्या है बच्चों? गोल्डन रूल क्या है बच्चों, बताओ? गोल्डन रूल इज, आपको पहले उसे कंसिडर करना है जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो हमारा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगा। तो करके बताओ यार, कौन बताएगा? यूज योर माइंड, बहुत सिंपल है ना। इसके बाद आपका कोई क्लास है क्या? डू यू हैव एनी लेक्चर आफ्टर दिस? क्या है, कब है? नो सर। सबका अलग अलग है ना यार, इसलिए हाँ ठीक है, नहीं तो मैं एक्सटेंड कर देता था। है ना, खत्म करते इसको। बताओ यार क्या है प्रिपेयर द लिंकेज मैप, कैन यू टेल द दिस? बहुत सिंपल है यार, मैं करके दिखाओ क्या? है ना, तुम लोग कर सकते हो ना? कर रहे हो, करो करो। आगे। अच्छा, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कहाँ तक हो गया है बच्चों? थोड़ा मुझे आइडिया दो तो। पूरा हो गया क्या चैप्टर? थोड़ा ही बाकी है सर। क्या बेटा? थोड़ा ही बाकी है। थोड़ा नहीं, मेरे को टॉपिक चाहिए, थोड़ा ये नहीं। आई अप्रिशिएट योर आंसर बट आई नीड टॉपिक, कहाँ प्राइम तक हुआ है? मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, कौन सा मिनिस्टर है ये? चलो ठीक है। प्राइम मिनिस्टर। हाँ हाँ, समझ गया। देखो मुद्दा ऐसा है, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो चुका है ना? यस मतलब पार्टूरेशन पे पहुंच गया कार्यक्रम। यस सर। बहुत गैस्ट्रुलेशन बढ़िया। चल रहा था। हाँ, गैस्ट्रुलेशन चल रहा था। ओके, गैस्ट्रुलेशन चल रहा है, होने दो होने दो। हो गया रे, कितना समय, ऐसा में तो एग्जाम खत्म हो जाएगी बच्चों। इफ यू टेक दिस, कैसे कर रहे हो यार? तुम लोग करोगे ना, घर पे बैठ के आराम से करो, है कि नहीं? मैं इनिशिएट करा देता हूँ। देखो ये है आपका, देखो ये है, वैसे मिल जाएगा ना ये प्रॉब्लम तुमको। सबसे ज्यादा डिस्टेंस मुझे देखने को मिलता है ये एफ और ई, तो जस्ट आई विल पुट एफ हियर एंड ई हियर। ओके, ऐसा मैंने किया, और इनके बीच में है बच्चों 24%, बहुत बढ़िया। अब मैं देखता हूं कि बी और ई जो है इनके बीच में 20, इसका 20% है।
और सी और ई जो है ये बेटा 4% है। हाँ, एफ और बी 4% है, तो 20 + 4। तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि बी ई और एफ बी मतलब 20 + 4 24 होता है, और एफ और ई के बीच में बी आ रहा है, और बी इज वेरी क्लोज टू द एफ। ठीक है, तो ये बन गया, मेरा कार्यक्रम शुरू हो गया। मैंने 3 यूज कर लिए अभी, है ना, यस और नो, है ना बेटा। अब मैं एफ डी और बी डी को यूज करता हूँ। एफ डी 9% है, बी डी 5% है ना। ओ माय गॉड, एफ डी 9% है, बी डी 5% है, मतलब बेटा डेफिनेटली डी यहाँ पे आएगा रे। करेक्ट है ना, बी डी इज अ 5%, सॉरी बी डी एंड एफ डी इज अ 9%, तो आ गया बराबर से। तो एफ बी डी ई है ना, तो मैंने बेटा एफ डी को यूज कर लिया यार, और बी डी को भी यूज कर लिया यार, हो गया। अब कौन कौन बचा है ना, बी एंड सी, डी सी, एफ सी, डी ई, सी ई, ये सब है। सो डू दिस वन, डी ई यहाँ पे यूज हो गया, देख लो डी ई अपने आप यूज हो गया, डी ई 15% आ गया, करेक्ट है। 9 प्लस है ना, तो ये आ गया बेटा 15%, क्योंकि एफ और ई के बीच में 24% है। सो ऑटोमेटिकली डी ई सेट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब कौन बचा है? डी हो गया, एफ हो गया, बी हो गया, ई हो गया। अब तो बेटा सी तो बचा है, तो पुट द सी इन प्रॉपर मैनर। देखो डी और सी के बीच का डिस्टेंस 11% है, डी और सी का डिस्टेंस 11% है, बहुत बढ़िया। तो ये है डी, बट बी और सी के बीच का 16% है, इसका मतलब बी डी, ओके यस। तो मुझे ई और सी के बीच का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो ई और सी का तो 4% है, मतलब डेफिनेटली बेटा यहाँ पे कहीं होगा यार ये, है ना। सो इफ यू डू दैट वन, देखो यहाँ पे देखो यार, मतलब ये हो गया 15 और 5 20, बी और ई के बीच में 20% है ऑब्वियसली, ओके। तो है ना, यहाँ पे लोकेट हो गया यार सी, तो यहाँ पे आ गया, दैट्स इट, डन, ओवर। करेक्ट है क्या बच्चों? आप बाकी कैलकुलेट कर लो, आपको आ जाएगा। यस और नो? यस यस Yes, sir. अब उसको करके देखोगे तो आ जाएगा यार, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। सो आई विल जस्ट रब इट कंप्लीटली, है ना, जैसे ही आपको नोट्स मिलेंगे ये वाले, तो इसी पे वो सॉल्व कर लेना यार, है ना। ऑल मैं सारे रब कर देता हूँ, सब आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ऑल्दो मैंने सॉल्व करके दिए हैं, बट आपको खुद से करने हैं ये, ठीक है, मतलब फिर से करके देखना है, जस्ट सेम थिंग यू हैव टू सॉल्व अगेन, बाकी कुछ कार्यक्रम नहीं है। लो, क्योंकि मैं जब भी आपको ये सेंड करूँ, भेजू, तो इसमें लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि आप आंसर दे सको, है ना। यस, समझ में आया ना, तो इसी को सॉल्व करना है, डन। सो लेट्स मूव अहेड। अब देखो दूसरा एक प्रकार का लिंकेज है, उसको बोलते हैं हम लोग सेक्स लिंकेज। ना ये क्या है भाई? देखो जब भी हम लोग जीन के बारे में बात करते हैं, तो जीन कैन बी प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये जो होता है ना, मतलब देखो हमारे सेल्स में 2 प्रकार के क्रोमोसोम है, ऑटोसोम और एलोसोम। एलोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम। तो इफ वी टॉक अबाउट देम, तो देखो ये डिस्कवर किया था मॉर्गन भाई साहब ने बाय चांस, मतलब ये ड्रोसोफिला में उन्होंने डिस्कवर किया। जो कुछ भी हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है ना, हमारे एनसीईआरटी में जो डायग्राम दी है ड्रोसोफिला की, वो सेक्स क्रोमोसोम वाला, मतलब सेक्स लिंकेज वाला ही कंसेप्ट है। लिंकेज ऑफ दोज कैरेक्टर्स हुज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, एक्स या वाई क्रोमोसोम, इसको हम लोग सेक्स लिंकेज कहते हैं। नॉर्मल है ये। देखो स्टडीड आई कलर इन ड्रोसोफिला, उन्होंने आई कलर को पढ़ा यार ड्रोसोफिला में। अब 2 प्रकार के आई कलर उन्होंने कंसिडर किए, एक है रेड एंड एक है व्हाइट। रेड कलर इज डोमिनेंट एंड व्हाइट कलर इज रिसेसिव, इतना क्लियर है ना। देखो पहला क्रॉस आपको समझना है। क्रॉस क्या है? देखो क्रॉस 1 में आपको बड़ा ध्यान से देखना है। देखो ड्रोसोफिला है, फ्रूट फ्लाई, उनके बीच में क्रॉस कराया। एक है रेड आइड फीमेल। नाउ नोटिस, जेंडर की तरफ ध्यान देना, रेड आइड फीमेल, क्योंकि रेसिप्रोकल क्रॉस से अलग रिजल्ट आएगा, मैंने ये लिख के दिया है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शोज द डिफरेंट रिजल्ट इफ यू चेंज द जेंडर फॉर द कैरेक्टर।
तो यहाँ देखो रेड आइड फीमेल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाइट आइड मेल, रेड आई फीमेल, व्हाइट आइड मेल। हुआ क्या, सारे ही बच्चे ऑल है ना, जो भी ऑफस्प्रिंग्स आए F1 में सारे रेड कलर के हैं, ऑल आर रेड, ऑल आर रेड। और बेटा जब उनका F1 जनरेशन लाया गया, मतलब ऑल रेड में से सेल्फिंग कराओगे आप लोग, तो आपको रेशियो मिलेगा 3:1 रेड व्हाइट F2 जनरेशन। बढ़िया है, बिल्कुल सही है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये तो सेल्फिंग था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्रॉस 2, ये है टेस्ट क्रॉस। अगर हम लोग टेस्ट क्रॉस कराते हैं हेटेरोजाइगस रेड क्रॉस विद द व्हाइट आयर रिसेसिव है तो होमोजाइगस ही होगा, तो हमें मिल जाएगा बेटा 1:1 रेशियो, रेड टू व्हाइट। ओके बढ़िया है, मोनोहाइब्रिड रेशियो सही आ रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1 आया, मोनोहाइब्रिड रेशियो 1:1 आया, टेस्ट क्रॉस का, सेल्फिंग का, मेंडल के लॉ को फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत है क्या अभी तक? कोई दिक्कत है आपको? मेंडल वाला कंसेप्ट है ना ये, यस और नो, सेम टू सेम, यस यस। लेट्स सी द क्रॉस 3। अब भाई साहब ने रेसिप्रोकल क्रॉस करके देखा, यहाँ पे उनको बेटा ना अजीब सा कार्यक्रम मिला, वो शॉक में आ गए। क्या मिला? कुछ नहीं। जब व्हाइट आइड फीमेल ली और रेड आइड मेल का क्रॉस कराया रेसिप्रोकल क्रॉस, तो बेटा 1:1 रेशियो मिला रेड एंड व्हाइट का। अरे यार फिर से वही है ना। सो फाइनली मॉर्गन कंक्लूड दैट इट्स जीन इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। कैसे, कौन बताएगा? व्हाइट आइड फीमेल क्रॉस विद द रेड आइड मेल, ठीक है, और मिला बेटा रेशियो में 1:1, रेसिप्रोकल क्रॉस करके देखा, क्रॉस 3। यहाँ पे आप नोटिस करो, ये टेस्ट क्रॉस है, हेटेरोजाइगस रेड, फीमेल रेड, है ना। ये वाला है क्रॉस 1 के साथ में रेसिप्रोकल होता है, क्रॉस 1 का रेसिप्रोकल। क्रॉस 1 जो है रेड आइड व्हाइट आइड क्रिया, तो 3:1 आया, बराबर है। अरे पी प्लांट लिया, टॉल पी प्लांट, डॉर्फ पी प्लांट, फीमेल टॉल लिया है, मेल को डॉर्फ लिया है, F2 जनरेशन 3:1 आया। उसी पी प्लांट में जेंडर चेंज करके रेसिप्रोकल क्रॉस करके देखा, मेल को टॉल ले लिया, फीमेल को डॉर्फ ले लिया, क्रॉस करके देखा, रेशियो 3:1, नो चेंज। जेंडर चेंज किया तो रेशियो बदला क्या? नहीं बदला ना, टॉलनेस और डॉर्फनेस में नहीं बदला। बट यहाँ ऐसा हुआ है, ये जो क्रॉस 1 है ना, उसमें रेड आइड फीमेल ली है और व्हाइट आइड मेल ली है। आप क्रॉस 3 को देखो क्या लिया है, व्हाइट आइड क्या लिया है बच्चों? व्हाइट आइड फीमेल, रेड आइड मेल, एंड क्रॉस्ड, and the result is 1:1. Shocked. Why this result is different when there is a reciprocal cross? तो इसका जवाब उन्होंने ढूंढा, and then what he find out? And finally Morgan concluded that it's a gene is present on the X chromosome. ये इसीलिए होता है जब, है ना, हम लोग करके देखेंगे, don't worry about it, you will also understand what he is thinking, है ना, you will also think. So finally Morgan concluded that why this happened, because the genes are not located on the autosomes, the genes are X linked. Understand, these are the X linked, not on the Y. कितने लोगों को समझ में आता है? They are X linked, they are not present. मतलब the eye color gene is not present on the Y chromosome. Is it clear? I will write here. Sent on Y chromosome. क्लियर है क्या रे? समझ रहे हो? ये एक्स लिंक्ड है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे है, इसीलिए ऐसा होगा। इसका हम लोग क्रॉस करके देखेंगे, पेन एंड पेपर प्रॉपरली करके देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो बेटा कैसे होगा, लेट्स अंडरस्टैंड। फाइनली मॉर्गन कंक्लूडेड दैट इट्स अ जीन इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ओके, कैसे है देख लेते हैं। देखो अगर हम लोग फीमेल के बारे में बात करते हैं, टॉक अबाउट द फीमेल, देखो उसके पास में देखो एक्स क्रोमोसोम है, होमोजाइगस डोमिनेंट रेड है वो, ठीक है।
अगर वो हेट्रोजाइगस भी है, एक्स रेड कलर और एक्स डब्ल्यू कलर, तो भी बेटा रेड होगा, फीमेल रेड। अगर बेटा एक्स डब्ल्यू है तो हेमोजाइगस रिसेसिव होगा, मतलब व्हाइट है। तो दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग यू कैन अंडरस्टैंड। बट टॉक अबाउट द मेल, इफ यू टॉक अबाउट द मेल, सी दिस वन, उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है, तीन पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनती। व्हाई? बिकॉज वाई क्रोमोसोम डू नॉट हैव दीज आई कलर जीन, it is only on the X chromosome. So what happens? X plus Y, okay, तो होमोजाइगस डोमिनेंट, देखो ये एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि उसको दबाने वाला कोई है नहीं, वैसे भी ये डोमिनेंट है, तो मेल विल बी रेड। या तो एक्स डब्ल्यू वाई हेट्रोजाइगस हेमीजाइगस कंडीशन है, देखो ये भी हेमीजाइगस है, ये भी हेमीजाइगस है। व्हाई? बिकॉज इट इज ओनली प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, नॉट प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम, सो इट इज अ हेमीजाइगस कंडीशन। अब ये मैंने पहले लिख के दिया आपको, हेमीजाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। यस, हेमीजाइगस मैंने कहा था ना, ये सिर्फ एक्स और वाई के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो यहाँ वी कैन सी दैट द रेड कलर मेल एंड द व्हाइट कलर मेल, दैट्स इट। यस, बाकी है ना, यहाँ हेट्रोजाइगस मेल जो रेड वाला कंडीशन आता है वो आता ही नहीं यहाँ पे। इवन हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस ऐसा फंडा ही नहीं है यार, ऐसा फंडा ही नहीं है। सो क्रॉस करके देख लेते हैं, जस्ट सी द क्रॉस व्हाट हैपेंस, यू नो, प्रॉपर देखना है सब लोग, बहुत अच्छे से दिमाग लगाओ, शांति से, है ना, कोई ज्यादा गड़बड़ी नहीं करते। फिर से बेटा वही क्रॉस है, रेड आइड फीमेल। बट अब इस समय मैं उसके फिनोटाइप की तरफ, जीनोटाइप की तरफ भी ध्यान देता हूँ। रेड आइड फीमेल मतलब एक्स प्लस बराबर, और व्हाइट आइड मेल का मतलब है एक्स डब्ल्यू वाई। नाउ करके देखते हैं, इसके गैमेट आएंगे एक्स प्लस, इसके गैमेट आएंगे दो प्रकार के, एक्स डब्ल्यू एक्स वाला या तो वाई वाला गैमेट। दैट्स इट, बढ़िया है। सपोज अगर एक्स एंड एक्स आ जाते हैं मेल और फीमेल के एक साथ, तो बेटा रेड कलर आ जाएगा, हेट्रोजाइगस रेड फीमेल होगी। और अगर बेटा देखो एक्स प्लस और वाई आ जाएगा F1 जनरेशन में, तो बेटा रेड कलर का मेल आएगा, तो रेड कलर की फीमेल मिलेगी, रेड कलर का मेल मिलेगा इन द F1 जनरेशन। यस सर, एवरीवन इज क्लियर? देख लो यार, आराम से देखो, करेक्ट है ना, है ना, पक्का? यस। अब देखो, अगर वो जो F1 जनरेशन में जो मेल और फीमेल है, इनके बीच में आप लोगों ने क्रॉस करा के देख लिया, क्योंकि रेड कलर के दोनों ही है, तो मैं उसको सेल्फिंग भी बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर इनके बीच में हमने सेल्फिंग करा दी तो क्या हो जाएगा, जो रेड फीमेल है शी कैन प्रोड्यूस द एक्स प्लस एंड एक्स डब्ल्यू, ऐसे दो प्रकार के एक सेल वो प्रोड्यूस कर सकती है। मेल तो हमेशा हेट्रोगैमेटिक है, वो दो प्रकार के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, एक्स प्लस और वाई। हो गया, मतलब जैसे ही बेटा चार चार गैमेट आ गए, तो बेटा डेफिनेटली 4 प्रोबेबिलिटीज हमारी आ जाती है ना। तो 4 प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई, देखो एक्स प्लस ये हो सकती है रेड फीमेल, एक्स प्लस वाई अगेन देखो रेड मेल, ठीक है। देन देखो एक्स डब्ल्यू एक्स वाई, अगेन दिस इज व्हाट द रेड फीमेल, एंड एक्स डब्ल्यू वाई दैट इज अ फीमेल। सो हमें सेल्फिंग करने पर 3:1 रेशियो मिलता है बच्चों। विल गेट दिस रेशियो, 3:1 रेशियो हमें मिला। We got this 3:1 ratio, no problem at all, कोई दिक्कत है नहीं है, no problem at all। yes, हमें 3:1 रेशियो मिला, ये था क्रॉस 1। now understand this, when you see about the cross 2, अब क्रॉस 2 को देखो, टेस्ट क्रॉस करते हैं। यहाँ पे देखो हेटेरोजाइगस फीमेल ली है और व्हाइट आइड मेल है। हेटेरोजाइगस फीमेल को आप देखोगे तो हेटेरोजाइगस फीमेल विल बी एक्स प्लस एक्स डब्ल्यू हो, बराबर, और व्हाइट आइड मेल हो बेटा एक्स डब्ल्यू वाई। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, व्हाट विल हैपन, ठीक है, व्हाट विल हैपन, द वेरी सिंपल थिंग इज, नाउ यहाँ पे बेटा हम लोगों को नोटिस करना है, बिल्कुल आप अगर मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 5:30 हो रहे हैं तो आप बिल्कुल एकदम यहाँ पे आपको फोकस ही करना है, क्योंकि यही तो समझना है, वही तुम्हारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया है, वो समझ में ही नहीं आता। ठीक है, सो लेट्स सी दिस वन, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस किया गया है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है आपको पता है ना, क्वेश्चन जिसमें है हेटेरोजाइगस उसको हम लोग रेसेसिव के साथ में क्रॉस करा के देख लेते हैं। तो हुआ क्या, जैसे हमने ये करा के देख ला, एक्स प्लस एक्स डब्ल्यू, एक्स प्लस एक्स वाई,
XW तो हमें क्या मिलेगा यार, या तो 2 व्हाइट मिलेंगे या तो बेटा 2 रेड मिलेंगे। तो देखो रेशियो आता है 1:1, ठीक है, 1:1 रेशियो आया आपके सामने है, यू कैन सी इट। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा मेंडल का आया वैसे ही आया। रिजल्ट तभी दिक्कत हुई जब रेसिप्रोकल क्रॉस, ये सबको समझ में आया क्या क्रॉस टू, कैन यू? डेफिनेटली अगले क्लास में मैं इस चीज को फिर से इसी से शुरू करूंगा, फिर भी अभी आपको समझ में आया क्या बेटा सर क्रॉस लेकिन टू? यहाँ पे टेस्ट क्रॉस का काम क्या था? टेस्ट क्रॉस का काम कुछ नहीं है, टेस्ट क्रॉस हमने करके देखा, उन्होंने करके देखा। देखो हम लोगों ने मेंडल के लॉज को चेक करने की कोशिश की हर एक ऑर्गेनिज्म में, समझ रहे हो, जो भी हमें अच्छा लगा स्टडी मटेरियल उस सब के ऊपर बेटा हमने फिर इनके लॉस को लागू करने की कोशिश की। और सब लोग ये जानते थे, देखो कोई भी बहुत क्लेवर इंसान है, मतलब अगर कोई भी मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करता है तो उसको पता है यार आने वाली मतलब जो भी होगी इनोवेशन क्या होगी, आप लोग ऐसी बैटरीज बनाओगे ना जो कि कम से कम 1 महीना या 1 साल या एक पूरा जिंदगी वो काम करे और कभी आपको चार्जिंग ही ना करना पड़े। ये सर नो, हाँ या ना? आपको पता है ना आपकी रोज की प्रॉब्लम है यार, मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो गया। यस, तो वही है ना, अगर कोई जेनेटिक्स में काम कर रहा है जिसने मेंडल्स के लॉ पढ़े हैं, तो बेटा जब भी वो क्रॉस करा के देखेगा तो सारे मेंडल के क्रॉस करा के देखेगा, उसको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बेटा मुझे अलग डेविएशन मिलेगा और वो मेरे रिसर्च के हिसाब से मैं छाप दूंगा, है ना, है ना? यस सर। हाँ बिल्कुल बेटा, यही तो है ना साइंटिफिक क्लैरिटी है। देखो अब हमको अब यहाँ पे देखो क्रॉस 3 है, रेसिप्रोकल क्रॉस। अब रेसिप्रोकल क्रॉस का क्या मतलब है भाई? रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब है यहाँ पे देखो हम लोगों ने व्हाइट आइड फीमेल ली है, रेड आइड मेल लिया। अभी व्हाइट आइड फीमेल मतलब XW, रेड आइड मेल मतलब X+Y। व्हाइट आइड फीमेल के एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे XW, और रेड आइड मेल के 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे X+ एज वेल एज Y क्रोमोसोम। नाउ यू नो दैट अगर XW X+ एक साथ आ गए तो रेड कलर मिलेगी फीमेल्स, और अगर XW X Y के साथ है तो व्हाइट कलर के मिलेंगे, व्हाइट आइड मिलेंगे मेल। रेशियो आया 1:1, तो आया ना यार गड़बड़ आया क्या? ठीक है, फॉरगेट अबाउट द जो बीच में टेस्ट क्रॉस है उसको छोड़ दो। पहला वाला क्रॉस और तीसरे वाले क्रॉस में जो है ना आपको 3:1 रेशियो आना चाहिए था कि नहीं? तीसरे वाले क्रॉस में 3:1 रेशियो नहीं आया, 1:1 आया, ठीक है। और इससे फिर कंक्लूड हुआ और उसने सोचा कि नहीं ये जरूर X और Y क्रोमोसोम वाला खेल है, उसने करके देखा। एंड देखो है ना, जो उसको प्रैक्टिकली लैब में रिजल्ट मिल रहे हैं वो उसने ऑन पेपर आपको दिखा दिए। तो आई कलर जीन इज प्रेजेंट ऑन द X क्रोमोसोम, ये उसने साबित कर दिया यार, किया कि नहीं किया, है ना? सो कंक्लूजन क्या है? ड्यू टू हेमीजाइगस कंडीशन द X-linked recessive disorders are more common in male rather than in female। तो ये चीज को बेटा डेफिनेटली हम लोग समझेंगे, है ना। कोई भी जो X-linked disorders होते हैं जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है या हीमोफीलिया नाम का डिसऑर्डर है, ये सारे X-linked है, मतलब X क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन होता है। अब यार रेसेसिव अगर आ गया तो Y क्रोमोसोम पे कोई डोमिनेंट है ही नहीं उसको दबाने के लिए। हाँ फीमेल में बेटा देखो है ना, कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया तो उसके पास नॉर्मल जीन होगा तो वो दबा देगा यार। फीमेल में देखो हीमोफीलिया का जीन आ गया, उसके पास अगर नॉर्मल जीन होगा तो उसको सप्रेस कर देगा। बट अगर मेल में आ गया तो वाई तो क्रोमोसोम तो है ही नहीं यार, उसमें तो होगा ही होगा। इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया जो कि हो है ना, जो एक्स-लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो ज्यादा करके मेल में ही देखने को मिलते हैं, फीमेल में नहीं। फीमेल तो कैरियर होती है, समझ रहे हो क्या, है ना? तो यही तो पॉइंट हमें समझना है। पक्का कोई इशू है बच्चों? ठीक है, तो दिस पॉइंट यू वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, यही पॉइंट हमें समझना है। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी द सेक्स डिटर्मिनेशन एंड विल स्टडी दिस ऑल दीज डिसऑर्डर्स, मतलब कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया एंड ऑल, ये सारे डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्लास शायद वेडनेसडे को है, ठीक है, तो उसी दिन बेटा ये हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बस प्यारे बच्चों इतना ही।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। सर हाँ बोलो। सर इस संडे की टेस्ट के लिए कहाँ तक पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ तक पढ़ना है? जेनेटिक्स मैं के लिए। जेनेटिक्स के लिए ना, ये आ जाएगा, लिंकेज वाला फंडा आ जाएगा। जब यहाँ तक पढ़ना है ना, आज के लेक्चर जब जितना पढ़ा है अब तक। बिल्कुल, लिंकेज मतलब ये जो प्रॉब्लम वगैरह है वैसा प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है, तो वहां तक आप लोग पढ़ के आ जाओ, नो इशू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लिंकेज, सेक्स लिंकेज नहीं आएगा ना? सेक्स लिंकेज तो बेटा आ जाएगा ना यार, क्योंकि सेक्स लिंकेज तुमको वेडनेसडे पढ़ाने वाला हूं ना मैं। अच्छा, तो आया ना, सेक्स लिंकेज तक करना है। लिंकेज वाला कंसेप्ट आएगा, लिंकेज आएगा मतलब सेक्स लिंकेज भी आएगा। ओके सर। डन है ना? यस। ओके, तो मैं डाल देता हूँ, मैसेज भी डाल देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, ठीक है, चलो, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, थैंक यू सर। बाय। जी